मैं रेन हूं, एक युवा व्यक्ति। मुझे मेरी टीम ने केवल इसलिए निकाल दिया क्योंकि मेरी एकमात्र शक्ति जानवरों को नियंत्रित करना है। हम पशु प्रशिक्षक जानवरों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए दिल से अनुबंध करते हैं। हालांकि ये लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन नायकों की टीम के सदस्य के रूप में मैंने हमेशा सहायता की भूमिका में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है और अपने साथियों के साथ विश्वास बनाना चाहता हूं। लेकिन अप्रत्याशित रूप से मुझे पूरी टीम ने लात मारकर भगा दिया क्योंकि वे मुझे बेकार समझते थे। शुरू में मुझे लगा कि वे सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन एरियस, गैटलिन और मीना की तिरस्कारपूर्ण नजरों ने इसके विपरीत साबित कर दिया। मैं मुझे बोझ कहने वाले अपमानजनक शब्दों से बहुत सदमे में था, केवल इसलिए कि मैं दुश्मनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और अपने साथियों को परेशानी में डाल सकता हूं। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरी नजर में मैं सिर्फ एक बेकार व्यक्ति था। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा चेहरा काला पड़ गया और मैं अपने साथियों की उपहास भरी हंसी के बीच जाने से पहले अपना गाउन उतारने लगा। मैं एक जगह बैठ गया, उदास होकर सब कुछ जो हुआ था उस पर विचार करने लगा। मुझे हमेशा असाइनमेंट में दूसरों द्वारा आंका जाता था क्योंकि मैं सिर्फ एक बीस्ट मास्टर था जो कुछ और नहीं कर सकता था। जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है, अचानक बच्चों का एक झुंड मुझे घेर लेता है, मुझसे एक नायक के काम के बारे में पूछता है। मैं हकलाने लगा, मुझे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं, लेकिन वे मुझे प्रदर्शन करते देखने के लिए इतने उत्साहित थे कि मैं उठ गया और उन्हें दिखाने के लिए एक चील के साथ एक अनुबंध किया। इसके बाद मैंने सुना कि ये नायकों का समूह यहाँ के आम लोगों की तुलना में उतनी अच्छी प्रतिष्ठा नहीं रखता है, लेकिन बच्चे मुझसे ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि मैं उनके साथ खेलता था और वे वास्तव में एक दिन साहसी बनना चाहते थे ताकि बहुत सारा पैसा कमा सकें। साहसी शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में एक विचार कौंध गया। साहसी वे लोग होते हैं जो पारिश्रमिक के लिए मिशन लेते हैं। मैंने तुरंत साहसी गिल्ड की ओर दौड़ लगाई। वहां मेरी मुलाकात नताली नाम की एक रिसेप्शनिस्ट से हुई। वो साहसी परीक्षा के बारे में समझाने वाली थी, तभी मैंने पूछा कि क्या वो इस पेशे के बारे में विस्तार से बता सकती है। क्योंकि एरियस का समूह हमेशा साहसी लोगों को नीचा दिखाता रहा है, इसलिए हमने उनसे कभी ज्यादा बातचीत नहीं की। मेरी गंभीरता को देखकर नताली काफी आश्चर्यचकित हुई और उसने समझाया कि इस बुनियादी परीक्षा में बहुत सारे उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। फिर नताली ने मुझे सब कुछ विस्तार से समझाना शुरू कर दिया। जब उसने देखा कि मैं तैयार हूं तो उसने परीक्षा के बारे में बात करना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने सुना कि मैं एक प्योरबिस्ट मास्टर हूं तो नताली थोड़ी चिंतित हो गई। उसे डर था कि मैं अकेले नहीं जा पाऊंगा। उसकी बातें एक बार फिर मेरे दिल में खंजर की तरह चुभ गईं, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पुराने साथियों ने की थी। लेकिन मैंने फिर भी अपना हौसला बुलंद रखा और पहले टेस्ट में हाथ आजमाया, जो था 10 गॉब्लिन को मारना और 20 जड़ी बूटी के गट्ठे इकट्ठा करना। पशु प्रशिक्षक 20 टेमर के कौशल की बदौलत मैंने जल्दी से सभी 10 गॉब्लिनों को ढूंढ लिया और F रैंक वाले मिशन को पूरा किया। अचानक मुझे दूर से एक चीख सुनाई दी। मैं दौड़कर गया और देखा कि एक लड़की को एक खूंखार बाघ ने घेर लिया है, लेकिन मेरी छोटी सी खंजर उसके लिए बस खुजलाने के बराबर थी। जब वो मुझ पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, मैंने लड़की से जल्दी से भाग जाने को कहा। इस समय मुझे पालने के लिए कोई जानवर नहीं था और न ही आसपास कोई हथियार था। तभी एक लड़की बाघ के पीछे दिखाई दी। वो कई दसियों मीटर ऊंची कूदी और हत्यारे बाघ की पीठ पर एक वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। एक ही वार में दुश्मन को हराने के बाद वह शर्मिंदगी से मुड़ी और बाघ की पीठ पर बैठ गई। गुलाबी बालों वाली ये लड़की, जिसमें एक महान आभा थी, का नाम कैनाडे था। ध्यान से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि वो कैट एल्फ जनजाति से है। ये सबसे शक्तिशाली जनजातियों में से एक है और कैट एल्फ जनजाति सबसे दुर्लभ है। अचानक लड़की थकावट के लक्षण दिखाने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। मैंने दौड़कर उसे सहारा दिया, चिंता करते हुए कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। किसे पता था, जब मैंने अपना कान करीब किया तो मैंने उसे ये कहते हुए सुना कि वो सिर्फ भूखी है। इस तरह मैंने अपना खाना उसके साथ बांटा। मैं उसे देखकर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो सचमुच मौजूद है, क्योंकि म्याऊ देवदूतों के बारे में कहा जाता है कि वे विलुप्त होने के कगार पर हैं, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली जातियों के बीच भी। कैनाडे ने कहा कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। पेट भरने के बाद उसने अपना परिचय देना शुरू किया। मैंने भी अपना परिचय दिया, लेकिन कैनाडे ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, याद दिलाते हुए कि मुझे केवल उसका नाम पुकारना था। उसे मिस या कुछ भी मत कहो। मुझे काफी उत्सुकता है कि वो इस जंगल में क्या कर रही है। कैनाडे ने कहा कि वो पहाड़ों में शांत जीवन से ऊबने के कारण रोमांच की तलाश में है और इस तरह वो रोमांच के लिए निकल पड़ी और मुझसे मिली जैसे वो मेरे जीवन की नियति हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने मुझसे अपनी कहानी बताने को कहा। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों जब मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ मुझे हमेशा असहज महसूस होता था, लेकिन मैं कैनाडे को सब कुछ बता सकता था। जब उसने मेरे हीरो समूह से निकाले जाने के बारे में सुना तो वो मेरे लिए बहुत गुस्सा हुआ। मैं कैनाडे के मुझे समझने के लिए बहुत आभारी हूँ। हालांकि कैनाडे उन लोगों से बहुत नाराज थी जिन्होंने मुझे भगाया था, लेकिन चूंकि मुझे परवाह नहीं थी, उसने भी इसे जाने देने का फैसला किया। थोड़ा झिझकते हुए मैंने अचानक उसका सिर थपथपाकर धन्यवाद दिया, जिससे वो बहुत खुश हुई। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं अनजाने में ऐसा कर दूंगा, लेकिन चूंकि उसे कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए मैंने भी इसे वैसे ही छोड़ दिया। अचानक कैनाडे वास्तविकता में लौट आया और एक बात स्पष्ट की।
मैं बिल्कुल भी बेकार नहीं हूँ, बल्कि इसके विपरीत बहुत शक्तिशाली हूँ और मेरी पालतू बनाने की क्षमता असाधारण है। ऐसा लगता है कि मैंने उसे आदेश दिया था क्योंकि मुझे देखते ही उसे बिजली के झटके जैसा महसूस हुआ। बहुत संभव है कि अगर मैं उसे आदेश दे सकता तो मैं पूरे स्प्राइट कैट कबीले को भी नियंत्रित कर सकता था, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर से सोचने पर मुझे एहसास हुआ कि समस्या ये नहीं थी कि मैं सबसे शक्तिशाली कबीलों में से एक का नेतृत्व कर सकता था, बल्कि ये कि मैं कनाडे के करीब आना चाहता था। फिर मैंने कनाडे के साथ अनुबंध करने के लिए अपनी उंगली काटकर थोड़ा खून निकाला। अनुबंध की प्रक्रिया के दौरान अनुबंध तभी स्थापित होगा जब कनाडे स्वेच्छा से अपना नाम कहेगा, अन्यथा ये पूरा नहीं होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कनाडे अपना नाम बताने को तैयार हो जाएगी, मानो वो मुझसे अनुबंध करने के लिए सहमत हो गई हो। इससे मैं बहुत खुश हुआ। अनुबंध तब पूरा हुआ जब उसके हाथ पर लाल रंग का एक गोल पैटर्न उभरा। हम दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन करते हुए हाथ मिलाया। किसे उम्मीद थी कि एक जानवर वश में करने वाला मैंजिस ने हाल ही में अपने साथियों और अपने लक्ष्य को खो दिया था। इतने प्यारे और सबसे शक्तिशाली कबीलों में से एक का नेतृत्व कर पाऊंगा, लेकिन फायरन शहर लौटने से पहले साहसी का मिशन पूरा करना होगा। अचानक मुझे एक खरगोश के साथ एक अस्थायी अनुबंध करते देख कनाडे ईर्ष्या कर रही थी, लेकिन वो अभी भी इन नरम रुई के गोलों से आकर्षित थी। जब उन्होंने देखा कि मैंने अपनी कटाई में मदद के लिए खरगोशों के झुंड के साथ एक अस्थायी अनुबंध किया है तो कनाडे और भी ईर्ष्यालु हो गई, मानो मैं एक ही समय में 2 नावों पर सवार हो रहा हूँ। सिर्फ मैं ही भोला था जो कुछ समझ नहीं सका, जिससे कनाडे और चिढ़ गया। बहुत ही कम समय में मैंने सौंपे गए मिशन को पूरा किया और परीक्षा उत्तीर्ण की। इस प्रकार नताली ने मुझे F रैंक साहसी कार्ड दिया। साथ ही उसने मुझे इस बार का इनाम भी दिया 50 सिक्के। उन्होंने मुझे सलाह दी कि अगर मेरी पदोन्नति होती है तो मुझे अधिक पुरस्कार मिलेगा, और चूंकि मैंने इतनी कम समय में परीक्षा पूरी कर ली है, इसलिए उन्हें यकीन है कि मेरी पदोन्नति जल्द ही होगी। पैसे मिलने के बाद मैं कनाडे के पास गया और घोषणा की कि मैं अब से मिशन लेना शुरू करूंगा। उसने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया और पूरी तरह से मेरा समर्थन किया। अचानक एक ढीठ आदमी हमारे पास आया। उसने दुर्लभ ईल्फ कैट जनजाति की कनाडे को देखा और बहुत दिलचस्पी दिखाई। उसने उसे ठंडे स्वर में जवाब दिया, जिससे अप्रत्याशित रूप से वो और भी उत्साहित हो गया और उसे शराब पीने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। फिर उसने कनाडे के सामने मुझे नीचा दिखाया, जिससे वो थोड़ी चिढ़ गई, क्योंकि उसने उस हैंडसम लड़के का जिक्र किया था जिससे वो अभी अभी मिली थी। उसने बिना हिचकिचाहट के अपनी पंख फैला दिए उसे डांटा और वहां मौजूद हर किसी से कहा कि मैं ही वो मालिक हूं जो उसे नियंत्रित कर रहा है। वो आदमी आश्चर्यचकित हुआ और फिर हंसने लगा। कैट एल्फ्स जैसे सबसे शक्तिशाली कबीले का नेतृत्व कोई कैसे कर सकता है? उस लड़की को अतिशयोक्ति करते हुए और मुझे एक शानदार जानवर प्रशिक्षक बताते हुए देखकर वह क्रोधित हो गया और कनाडे को दांव पर लगाकर मुझसे लड़ने की चुनौती देना चाहता था। भले ही मेरे बारे में कई अफवाहें हों और अगर मैं इस लड़ाई से बचना चाहता तो ये बदमाश शायद कनाडे को परेशान करता रहता। इसलिए मैंने जुआ खिलाया तो सब कुछ हासिल करना या कुछ भी नहीं। अप्रत्याशित रूप से खेल शुरू होने के कुछ ही सेकंड बाद मैंने आसानी से उस बदमाश को पछाड़ दिया और कुछ होने से पहले ही जीत हासिल कर ली। इस बीच दूसरा व्यक्ति दर्द से करा रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। शोर सुनकर अंताली ने जल्दी से बाहर जाकर देखा तो पता चला कि वो हाल ही में गिल्ड का कष्टप्रद उपद्रवी था। वो आदमी के इस व्यवहार के लिए मुझसे माफी मांगती है और कहती है कि गिल्ड उसकी साहसी स्थिति को वापस लेने पर विचार कर रहा है। वाक्य पूरा करने से पहले ही उसने उसका स्कर्ट पकड़ लिया और नताली ने उसे एक सबक सिखाया। उसे निपटाने के बाद नताली ने 180 डिग्री का मोड़ लिया और मुझसे पूछा कि क्यों। एडवेंचरर परीक्षा देते समय मैंने सबसे शक्तिशाली कबीलों में से एक के साथ एक समझौता किया। उनकी पूछताछ ने हम दोनों को डरा दिया और हमने तुरंत माफी मांगी। खुद को थोड़ा ज्यादा होते देखकर नताली ने मजाक उड़ाने के लिए माफी मांगी, फिर बाकी काम निपटाने के लिए दोनों को अलविदा कहा। पीछे मुड़कर मुझे समझ नहीं आया कि मुझमें उस आदमी को हराने की शक्ति कहां से आई, और कंडे ने मुझे समझाया क्योंकि मैंने उसके सबसे शक्तिशाली कबीलों में से एक के साथ अनुबंध किया है, मुझे एल्फ कैट कबीले के बराबर शक्ति का एक हिस्सा भी मिला है। ये मुझे काफी आश्चर्यचकित कर देता है क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरे गृहनगर में किसी ने भी सबसे शक्तिशाली कबीलों में से एक के साथ अनुबंध नहीं किया था। इसके अलावा कनाडे बहुत खुश थी कि मैंने अभी अभी उसका बचाव किया। कनाडे को लगा था कि साहसी योद्धाओं को बड़ी बड़ी तलवारें चलानी होंगी या बंदी राजकुमारी को बचाना होगा, लेकिन पता चला कि ये तो केवल जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का काम था। मैंने समझाया कि चूंकि मैं केवल F रैंक का साहसी हूं, बसे निचला स्तर, इसलिए मैं केवल सरल कार्य ही कर सकता हूं। ये सुनकर कनाडे ने भी अपना साहस बटोर लिया और मेरी कटाई में मदद करने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से खरगोशों का झुंड जिसके साथ मैंने अस्थायी रूप से अनुबंध किया था ने अपना काम पूरा कर लिया था, जिससे कनाडे हैरान रह गई। उसने उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया और निराश हो गई कि मेरे आत्मा पशु होने के बावजूद वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकी। ठीक उसी समय उसे दूर से चीखने की आवाज सुनाई दी, इसलिए हम दोनों उधर दौड़ पड़े। यहाँ कुछ विशाल डरावने दिखने वाले लोग कनाडे ने अपने कारनामों के दौरान जो कुछ सीखा था उसके अनुसार एक बूढ़े व्यक्ति को धमका रहे थे और घेरे हुए थे। वे हकना डाकुओं का गिरोह है जिसमें 100 से ज्यादा लोग हैं। वे बेहद क्रूर और अनैतिक हमेशा बुराई का काम करते हैं।
वे एक बहुत ही खतरनाक प्रतिद्वंद्वी भी हैं, इसलिए उन्होंने मुझे सलाह दी कि क्या मुझे मदद के लिए किसी को बुलाना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि अब समय नहीं बचा है, इसलिए हमें तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। मुझे इतना बहादुर देखकर कनाडे को बहुत गर्व हुआ। मैंने उसे बूढ़े की रक्षा करने का काम सौंपा, बाकी मैं बाकी लोगों से निपटूंगा। इतना कहते ही हम दोनों हवा की तरह झपटे और एक एक करके उन्हें मार गिराया। अचानक कनाडे मेरे बारे में सोचने लगे। सोचकर थोड़ी चिंतित थी कि जब मैंने उससे सबसे मजबूत कबीले की एक आत्मा बिल्ली के साथ अनुबंध किया तो क्या शक्ति मिलने पर मैं खुद को नष्ट कर लूंगा? एक जादुई जानवर के रूप में क्या उसे आगे बढ़कर लड़ना नहीं चाहिए? क्या ये बेहतर नहीं होगा? लेकिन मैं हमेशा उसकी रक्षा के लिए आगे खड़ा रहा हूँ। हर बार जब वो मेरी लड़ाई की शैली देखती है तो वो अपनी नजरें नहीं हटा पाती और उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगता है। लुटेरों के गिरोह को निपटाने के बाद मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कनाडे का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था, जिससे वो झटपट स्पष्टीकरण देने और विषय बदलने लगी। बूढ़े आदमी ने हम दोनों को धन्यवाद दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि बूढ़ा व्यापारी बिना किसी अंगरक्षक के क्यों आया, लेकिन उसने जवाब दिया कि उसने एक को काम पर रखा था, लेकिन जब मुसीबत आई तो वो भाग गया। यद्यपि हमने उन्हें बचा लिया, बूढ़े आदमी ने मुझे याद दिलाया कि ब्लैक टीथ गिरोह अंततः अपने साथियों का बदला लेने के लिए वापस आएगा और मुझे सावधान रहने की सलाह दी। मुझे लगा था कि मैं डरकर भाग जाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं उन सभी को पकड़ने के लिए उनके अड्डे तक जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये गुंडे बहुत हिंसक और प्रतिशोधी होते हैं। अगर उन्हें नहीं पकड़ा गया तो शहर के व्यापारी केवल पीड़ित बनेंगे। मैंने एक छोटे से गिलहरी की मदद से उनके ठिकाने का पता भी लगा लिया। इस बीच कनाडे खुद से निराश हो रही थी। मेरे पावन जीव के रूप में होने के बावजूद वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ये कहने के बाद वह फिर से आशावादी हो गई और मेरी योजनाओं के बारे में पूछा। मेरी योजना एक अस्थायी अनुबंध के माध्यम से काउंट बी का उपयोग करना थी, क्योंकि इसके पास पक्षाघातकारी जहर है जो मुझे गार्डों को रोकने में मदद करेगा। कनाडे हैरान थी, क्योंकि मधुमक्खी एक कीड़ा है, मैं उसे कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ? उस बारे में मैंने उसे समझाया कि जब मैं अपने गृहनगर में था तो मुझे कीड़ों को पालने के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया था, जो राक्षसों को पालने की एक शाखा है। ये सुनकर कनाडे मेरे हुनर से बहुत प्रभावित हुई। जब भी मेरे बारे में बात होती है तो ये हमेशा अविश्वसनीय होता है। फिर मैंने कनाडे से मुझे कस्बे में वापस जाने और अतिरिक्त मदद बुलाने में मदद करने को कहा, जिससे वो फिर से हैरान रह गई, क्योंकि उसे पहले कभी ऐसा कोई मिशन नहीं मिला था जिसमें वो मेरी मदद कर सके। फिर भी उसने आशावादी रूप से वापस जाने और शूरवीर दल से अतिरिक्त मदद बुलाने के लिए सहमति व्यक्त की। वे हर जगह शहरों या कस्बों की रक्षा करने वाले लोगों का एक समूह है जिनका संचालन राज्य करता है। जैसे ही कनाडे गई, काउंट 20 की भीड़ इकट्ठी हो गई और मैंने उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक अस्थायी अनुबंध का उपयोग करना शुरू कर दिया। इस बीच लीन और मीना का समूह डाकुओं से जान बचाकर भाग रहा था, क्योंकि वे खोए हुए जंगल को फतह करने से पहले कुछ जेब खर्च कमाना चाहते थे। उन्हें एक ऐसा काम सौंपा गया था जिसे वे हार नहीं सकते थे। अगर उन्हें पता होता कि ये इतना गड़बड़ होगा तो एरियस और एगाथ को सलाम करना बेहतर होता। क्रोध में लीन ने उनके बगल में खड़े पशुपालक को दोषी ठहराया, जो पहले ही भाग गया था। उसने उन्हें यह भी बताया कि वो केवल एक पशुपालक है, इसलिए वो लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये कहते हुए लियान ने मुझे याद दिलाया, उसने कहा कि भले ही मैं बेकार था, कम से कम मैं अग्रिम पंक्ति में लड़ने के लिए जानता था और एक साथ कई जानवरों को वश में भी कर सकता था। पशु प्रशिक्षक ये सुनकर बहुत हैरान हुए कि एक साथ कई जानवरों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे प्रशिक्षक 2 को भी प्रशिक्षित नहीं कर सकते। 10 की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि यदि वे एक साथ कई जानवरों को नियंत्रित करते हैं तो उनका तंत्रिका तंत्र अधिभारित हो जाएगा। हालांकि लीन आधा आधा विश्वास कर रही थी, क्योंकि मैं कई जानवरों को बिना किसी परेशानी के नियंत्रित कर सकता था। अंत में लीन ने इस असफल कार्य की सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी। नायक दल की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसने जानवर पालने वाले को धमकाया, जिससे वो डरकर भाग गया। यद्यपि पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हुए मीना को लगा कि उस आदमी की बातें अभी अभी मुझसे काफी मिलती जुलती हैं। हालांकि लीन को यह विश्वास नहीं था कि मैं एक असाधारण सक्षम व्यक्ति हूँ। इस बीच डाकू लॉर्ड ओंग के कारण हिलने डुलने में असमर्थ हो गए थे और कनाडे ने समय पर मदद के लिए लोगों को भी भेज दिया था, लेकिन वे सिर्फ मेरे जैसे साहसी थेनाइट ऑर्डर के नहीं। वे हैरान थे कि मैंने ब्लैक टस्क गिरोह का सामना करने की हिम्मत की। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक दरवाजे के पीछे से एक भयानक दहाड़ आई। वो शैतान छिपकली राजा था, एक सी ग्रेट प्राणी जिसे लुटेरों ने इस समय तक पाल रखा था। छिपकली राजा पागल हो गया और अपनी पूंछ से अपने आसपास के सभी लोगों को मार गिराया। मैं ऊपर उठा और उस पर एक मुक्का मारा। फिर कनाडे ने उसके जबड़े पर एक और वार किया। मैंने बाकी लोगों से बाहर निकलने के लिए कहा, बल्कि मैं और कनाडे लड़ने के लिए रुके। ऐसे क्षण मुझे आरियस के समूह के साथ बिताए हुए समय की याद दिलाते हैं। शायद उन्होंने सोचा होगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं बदल गया हूं और मेरे पास कनाडे जैसी टीममेट है। बाहर के लोग हम दोनों की सुरक्षा के लिए चिंतित थे और प्रार्थना कर रहे थे। सौभाग्य से बाद में हम दोनों लोगों के सामने खड़े रहे। इस स्थिति में ऐसा लगता है कि नायक टीम से उपयोगी कुछ भी न करने के लिए निकाले जाने के बाद मुझे सभी की स्वीकृति मिली, और सबसे बढ़कर बस कनाडे के साथ रहकर मुझे लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सचमुच जब कोई लड़की आती है तो सब कुछ बदल जाता है।
बाहर रातें बिताने के कई दिनों बाद हमने आखिरकार एक गेस्ट हाउस किराए पर लिया। कनाडे इस मुलायम बिस्तर से काफी खुश लग रहे थे, लेकिन मैं कर्मचारियों द्वारा मुझे एक ही कमरे में धकेल दिए जाने से सदमे में था। शुरुआत से ही मैं हमारे लिए एक निजी कमरा किराए पर लेना चाहता था, इसके बजाय कि ये बिल्ली लड़की के साथ 2 बिस्तरों वाला कमरा हो। इसलिए मैंने स्वेच्छा से सब कुछ दे दिया और बाहर सोने चला गया, जिसने कनाडे को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने मुझे रोका क्योंकि हमने ये कमरा 1 हफ्ते के लिए किराए पर लिया था। मुझे उसे समझाना होगा कि बेटे और बेटियों को एक कमरे में नहीं सुलाया जा सकता। शुरुआत में कनाडे ने इनकार कर दिया, या कहते हुए कि उसे मेरे साथ कमरा साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर वो शर्मिंदा हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने झिझकते हुए कहा कि जब तक मैं उसके साथ कुछ भी अनुचित नहीं करता तब तक सब ठीक है। इसलिए मैंने उसे जीवन के सिद्धांतों का पाठ पढ़ाया, उसे याद दिलाया कि किसी पर भी भरोसा ना करें, यहाँ तक कि मुझ पर भी, क्योंकि हम अभी अभी मिले थे और एक दूसरे को नहीं जानते थे। मेरे कहने के बाद कनाडे ने इनकार कर दिया कि वो मुझ पर उतना ही भरोसा करती है जितना कि बाकी लोगों पर, क्योंकि बाकी लोग मेरे जैसे नहीं हैं। जब से वो मुझसे मिली है उसने मुझे एक साथी की तरह माना है। उसकी बातें सुनकर मैं थोड़ी झिझक गया और मुस्कुराया, फिर कनाडे से सहमत हुआ कि मैं अब बाहर सोने नहीं जाऊंगा। उस रात जब मैं गहरी नींद में सो रहा था, एक बिल्ली का बच्चा मेरे बगल में मुझे देख रहा था। मन ही मन उसने सोचा कि मैं एक अच्छा व्यक्ति लगता हूँ, क्योंकि इससे पहले वह हमेशा ऐसे लोगों से मिली थी जिनका इरादा बुरा था, जो उससे कुछ फायदा उठाना चाहते थे, जैसे कि पैसा या प्रसिद्धि। क्योंकि कनाडे एक दुर्लभ विशेष भूत बिल्ली है, वे हमेशा उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिससे वो इस बार मिली मैं वह अलग था। मैं उसके बारे में केवल आश्चर्यचकित था और मेरा कोई और इरादा नहीं था। मैंने उसे पूरी तरह से परोपकार के कारण बचाया। मैंने उसके साथ एक लड़की की तरह सामान्य व्यवहार किया, जिससे वो बहुत खुश हुई। वो मेरे दिल के दर्द के बारे में भी जानती थी जब मुझे टीम से निकाल दिया गया था, और वो वास्तव में मुझे ठीक करना चाहती थी। भले ही बाहर से मैं इससे उबर गया लगूं, लेकिन आप निश्चित हैं कि ये मेरे दिल में अभी भी बनी हुई है। हमसे मिले हुए 1 हफ्ता हो गया है। हमने अपने मिशनों को शानदार ढंग से पूरा किया है और मैं एडवेंचरर रैंक ई पर पदोन्नत हो गया हूँ। आज हमने नताली से स्टेन ब्रिज पर एक खतरनाक गेटकीपर के बारे में सुना। ये एक बदमाश है जो हमेशा उस पुल से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशान करता रहता है। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन उस पुल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई, इसलिए उसने मुझे ये काम लेने के लिए लुभाया। चूंकि इस काम की कोई रैंक सीमा नहीं थी और इसके अलावा पुरस्कार के रूप में 5 सोने के सिक्के थे, मैंने ये चौंकाने वाली तनख्वाह सुनकर बिना किसी झिझक के इसे स्वीकार कर लिया। उसके बाद हम स्टेन ब्रिज पहुंचे। ये मुख्य भूमि जहां होराइजन शहर स्थित है से दक्षिणी महाद्वीप तक जाने का एकमात्र रास्ता है। कनाडे यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से काफी प्रभावित थी और वो थोड़ी उत्सुक थी कि ये चौकीदार कैसा व्यक्ति है। मैं भी उत्सुक था। मुझे लगता है कि आमतौर पर किसी की मौत नहीं होने के कारण पीड़ितों से गवाही होनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों को पीटा गया वे चुप रहे, इसलिए हमें द्वारपाल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि दुश्मन की असली पहचान स्पष्ट नहीं थी, इसलिए मैंने खुद को हमेशा लापरवाह न रहने की याद दिलाई। इस समय कनाडे ने कुछ ऐसा देखा जो उड़ रहा था। ध्यान से देखने पर वह एक दुर्लभ ड्रैगन वंश का सदस्य था। इससे भी बढ़कर वह एक प्यारी सी छोटी ड्रैगन लड़की थी। ये लड़की ड्रैगन वंश की थी। उसका नाम तानिया था। जब उसे गेटकीपर कहा गया तो वो बहुत खुश नहीं हुई, एक कुलीन महिला के अंदाज में। तानिया को विश्वास था कि उसे बचपन से ही विशेष प्रशिक्षण दिया गया था, क्योंकि ड्रैगन कबीले में 15 साल की उम्र में वे असली शक्तिशाली ड्रैगन बनने के लिए रोमांच पर निकल पड़ते हैं। तानिया हमसे मुकाबला करना चाहती थी क्योंकि वो मजबूत विरोधियों की तलाश में थी, और उसके सामने अब एक शीर्ष साहसी और एक स्प्राइट कैट सदस्य था जिसने उसे काफी उत्साहित किया। कनाडे को कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। ऐसा लगता है कि हमें सबसे मजबूत कबीले के ड्रैगन से लड़ना होगा। उसने मुझे आश्वस्त किया कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं, क्योंकि वो भी सबसे मजबूत कबीलों में से एक की है। इसलिए हम दोनों तानिया से लड़ने के लिए सहमत हो गए। शुरुआत से ही तानिया पहले हमले के साथ कूद पड़ी, मुझे दूर फेंक दिया। फिर तानिया ने कनाडे पर आग की सांस छोड़ी। अप्रत्याशित रूप से कनाडे उससे बच नहीं पाई और उसका गर्व बिल्ली की पूंछ जल गई। कनाडा काफी गुस्से में थी। तानिया को सबक सिखाने के लिए उसने उत्साह से एक चाल चली। दोनों आपस में भिड़ गए और मैं उनकी बराबरी की ताकत देखकर दंग रह गया। मैं भी बाद में कनाडे की मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तानिया ने अप्रत्याशित रूप से रोक दिया और हम दोनों को पकड़ लिया जैसे हम झिंगुर हों। तानिया ने अपना अंतिम वार किया। हम दोनों पर अधिकतम आग लगा दी। दुर्भाग्य से बाल बचे। हमने सुरक्षित रूप से उतरने और विशाल आग की लपटों से बचने के लिए समन्वय किया। ड्रैगन कबीले के साथ लड़ाई के बाद मुझे पता था कि वो सबसे शक्तिशाली कुलों में से एक से थी। यह कोई संयोग नहीं था, इसलिए अब मैं अपनी बर्बर शैली में लड़ना शुरू करता हूँ। फिर मैंने कनाडे को उसे रोके रखने के लिए छोड़ दिया। आज्ञाकारी बिल्ली एक बाघ की तरह तानिया को लगातार मुक्के मारने लगी। इस बीच मैंने अभी हुए युद्ध में एक जानवर की उपस्थिति को याद करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। फिर मैंने उसके साथियों को इकट्ठा करने के लिए एक चील के साथ एक अस्थायी समझौता करना शुरू कर दिया। मैं कनाडे के पास वापस गया, जिनके साथ मैंने अभी गिद्धों का एक झुंड बांधा था ताकि वे तानिया को चोंच मार सकें।
हालांकि उनकी चोट से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे तानिया अचानक हिलने डुलने में असमर्थ हो गई, क्योंकि ये पीटर पक्षी की प्रजाति है जिसका रंगीन स्वरूप बताता है कि ये विषैला है। यदि पर्याप्त मात्रा में विष का सेवन किया जाए तो ड्रैगन कबीले का सदस्य भी लकवाग्रस्त हो जाएगा और कुछ समय के लिए हिलने डुलने में असमर्थ रहेगा। जैसा कि अनुमान था, तानिया ने आसानी से हार मान ली, जिसने हम दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। कनाडे इतनी खुश थी कि उसने मुझे गले लगा लिया। मैं उसके पास गया और तानिया को हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। तानिया ने तिरस्कार से हंसते हुए सोचा कि हम उसे किसी और को बेच देना चाहते हैं, लेकिन मेरे लिए यह बस इसलिए था क्योंकि मैं उससे शिष्टाचार से बात करना चाहता था। तानिया ने जिद्दी होकर जवाब दिया कि उसे यह पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि मैंने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी जिसने तानिया को अचानक अच्छा महसूस कराया और शर्मा दिया ठीक उसी समय जब वो भावुक हो रही थी। वो बगल में बैठी नाखुश बिल्ली से ठंडी हवा महसूस कर सकती थी, जिससे वो चौंक गई। कनाडे ने इस ड्रैगन को मुझे परेशान न करने की चेतावनी दी, नहीं तो उसे इसी तरह दंडित किया जाएगा। जब मैं क्लब में वापस लौटा तो नताली को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मैंने चौकीदार को निकाल दिया था। नताली ने मुझे बहुत धन्यवाद दिया और दूसरी तरफ से उस लाल सफेद रंग के मेहमान के आगमन से काफी हैरान थी। उन सींगों और पूंछों को देखकर नताली ने अनुमान लगाया कि यह संभवतः ड्रैगन कबीले का सदस्य हो सकता है। फिर अचानक मैंने हस्तक्षेप किया और झूठ कहा कि ये मेरे एक दोस्त है जिससे मैं मिशन पर मिलने गया था। तनिया ने अपना परिचय भव्य तरीके से देने के लिए बाल संवारे, तभी हम दोनों ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे खींच लिया। रास्ते में जब मैं कुछ चर्चा कर रहा था, अचानक तनिया गायब हो गई। वो गायब हो गई क्योंकि हर बार जब वो किसी को मजबूत देखती तो वो द्वंद्व युद्ध की मांग करती। बार बार वो अपनी पहचान बताना चाहती थी, जिससे हम दोनों को बेहोश होने तक पहरा देना पड़ता था। जब हम दोनों ने उसे याद दिलाया तो तानिया शर्मिंदा हो गई और फिर मैंने तानिया से कहा कि वो पहले इस शहर को छोड़ दे, क्योंकि गेटकीपर की पहचान नहीं फैलनी चाहिए जब तक वो वादा करे कि वो फिर ऐसा नहीं करेगी। मैं उसे जाने दूंगा। अचानक कनाडे को याद आया कि तानिया की पहचान पहले वालों द्वारा क्यों नहीं फैलाई गई, और इसका जवाब बहुत सरल था। वे उसके जैसी लड़की से हारने पर अपमानित हो गए थे। ड्रैगन कबीले के कानून के अनुसार तानिया को अब फिर से अभ्यास करना होगा। हालांकि उसने हमारे साथ अभ्यास करने का फैसला किया है, जो आसान होगा। इसके बाद उसने मुझे गले लगाया और स्वीकार किया कि वो मुझे पसंद करती है, जिससे बगल में कनाडे गुस्से से भर गया। इसके अलावा तानिया ने मुझसे उसके साथ एक अनुबंध करने के लिए कहा। मुझे भी यकीन नहीं था कि मैंने न केवल आत्मिक बिल्ली कबीले के साथ बल्कि ड्रैगन कबीले के साथ भी अनुबंध किया है। अनुबंध करने के बाद तानिया के हाथ पर एक लाल पैटर्न दिखाई दिया। अब उसे समझ आ गया कि आदेशित होने जैसा क्या महसूस होता है। ऐसा लगा जैसे ये उसे हर समय मुझसे जोड़े रखता है। मेरे हिस्से के लिए मुझे लगा जैसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी की किस्मत आजमा ली है। इस बीच एरियस का समूह जंगल में एक सप्ताह से भटक रहा था, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। अचानक एरियस के मन में मुझे अपने समूह की मदद के लिए वापस बुलाने का विचार आया और भ्रामक जंगल को जीतने के बाद वे मुझे फिर से छोड़ देंगे। कनाडे और तानिया बिस्तर पर कब्जे को लेकर तनाव में थे। बकी मैं फर्श पर आराम से दुनिया की परवाह किए बिना चैन की नींद सो रहा था। अंत में तानिया भी मेरी टीम में शामिल हो गई और इस बार हमें जो मिशन मिला हुआ था, स्लाइम को खत्म करना। स्लाइम वे राक्षस हैं जिन्हें कई साहसी अनदेखा कर देते हैं, जिसके कारण वे लगातार बढ़ते रहते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाकर अक्सर तबाही मचाते हैं। ऐसा लगता है कि कनाडे को स्लाइम से नफरत भी है, क्योंकि हर बार जब वो उन्हें मारती है तो उसके हाथ चिपचिपे हो जाते हैं। यह सुनकर तानिया ने गर्व से कहा कि वो अपनी आंख के गोले से उन्हें पलक झपकते ही खत्म कर देगी। यह देखकर कनाडे तानिया के प्रति बहुत श्रद्धा से भर गया कि कोई इस बोझ को उठाने के लिए तैयार था। उन दोनों की खुशी से मुझे बहुत राहत मिली, क्योंकि मुझे डर था कि वे एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। काफी तलाश के बाद भी हमें कोई स्लाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने इस पक्षी में अपनी आत्मा का एक हिस्सा डालकर चेतना को स्थिर करके स्लाइम की तलाश के लिए आत्मसातकरण की कला का इस्तेमाल किया। इस तरह मैं पक्षी को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने में सक्षम होऊंगा। ये सम्मोहन है, ये एक पशु प्रशिक्षक के कौशल में से एक। कनाडे और तानिया आश्चर्य से अवाक रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। फिर मैं स्लाइम के छत्ते को खोजने के लिए उड़ गया और उनसे अपने शरीर की रखवाली करने में मदद करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद मैं उन्हें स्लाइम के प्रजनन स्थल पर ले आया। कनाडे तेजी से काम निपटाने की सोच रहा था, लेकिन तानिया ने मुझे जादू का अभ्यास करने का मौका देने के बारे में सोचा। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने जवाब दिया कि मैंने प्राथमिक उपचार मंत्रों के साथ फायरबॉल का अभ्यास किया था। ये सुनकर तानिया ने मुझे उनसे निपटने के लिए अग्नि गोले के जादू का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने कहा कि मेरी शक्ति उन सभी हरे नीले लोगों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी एक बार ध्यान केंद्रित करने और अग्नि गोले को बाहर निकालने का फैसला किया। मुझे यकीन नहीं था कि मेरी शक्ति इतनी असामान्य रूप से शक्तिशाली होगी, जिसने सभी स्लाइम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तानिया ने समझाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने ड्रैगन जाति के साथ एक अनुबंध किया था, जो वो थी। ड्रैगन कबीले की शक्ति को सबसे शक्तिशाली कबीलों में दूसरे स्थान पर माना जाता है, इसलिए अब मेरे भीतर मेरे पास ड्रैगन कबीले के सदस्य की शक्ति है। यह सुनकर मैं लगभग बेहोश होना चाहता था, क्योंकि अब मेरे शरीर में दो सबसे शक्तिशाली कबीलों से दो शक्तियों के स्रोत थे, यहाँ तक कि मैं उनका मुकाबला भी नहीं कर सकता था।
उसके बाद तानिया और कनाडा ने मेरे लिए एक साथ जादुई प्रशिक्षण दिया, लेकिन कौन जानता था कि यह ड्रैगन शिक्षिका इतनी क्रूर होगी जिससे मैं हांफने तक थक गया। लेकिन इसी वजह से मैंने जादू पर नियंत्रण करना सीख लिया। गिल्ड से भुगतान मिलने के बाद और बाहर निकलने पर मैंने 2 सुंदरियों को खूब खिलाया, लेकिन अब तो मैं अवाक रह गया क्योंकि इन दोनों की खाने की भूख इतनी भयानक थी कि कोई अमीर आदमी भी इनका पेट नहीं भर सकता था। भोजन समाप्त करने के बाद तानिया ने मुझसे पूछा कि मैंने पालतू बनाना कहाँ सीखा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत दिलचस्प कहानी थी, लेकिन मैंने उन्हें अपने पालतू बनाने की शक्तियों के बारे में बताया जो मैंने अपने गृहनगर में सीखी थी। ये वश में करने वालों का एक गाँव है, मेरे माता पिता भी वश में करने वाले हैं। यही कारण है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैंने स्वाभाविक रूप से वश में करना सीख लिया था, और कीड़ों को पालतू बनाने की शक्ति भी जो मैंने कनाडे को दिखाई थी गांव वालों ने सिखाई थी। हालांकि वो एक छोटा अनाम गांव था, लेकिन ये एक अच्छी जगह हुआ करती थी क्योंकि मेरा घर अब नहीं रहा। ये सुनकर दोनों तानिया को मेरे दुखद अतीत का उल्लेख करने में थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वे वास्तव में मुझे पूरी बात बताना चाहते थे ताकि वे मुझे बेहतर ढंग से समझ सकें। शुरुआत में मैं थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि वे मेरे टीममेट हैं, इसलिए मैंने अपने अतीत के बारे में बताने के लिए सहमति व्यक्त की। ये तब की बात है जब मैं 12 साल का था। उस दिन मेरे पिताजी और माताजी दोनों व्यस्त थे और मुझे पालतू बनाने का अभ्यास करते हुए नहीं देख सके, इसलिए मैंने गांव के बाहरी इलाके में स्थित अभ्यास मैदान में अकेले ही अभ्यास किया। मैंने तब तक अभ्यास किया जब तक सूरज डूब नहीं गया। जब अंधेरा होने लगा तो मैंने महसूस किया कि अंधेरा होने के बावजूद आकाश अभी भी लाल था। मुझे कुछ अजीब लगा, इसलिए मैं गांव की ओर भागा। जब मैं पहुंचा तब बहुत देर हो चुकी थी। राक्षसों के हमले के कारण गांव आग की लपटों में घिरा हुआ था और गांव का एकमात्र जीवित व्यक्ति मैं ही था। इसके बाद साहसी लोगों ने विपदा को पहचाना और मुझे बचाने आए। तब से मैं उस साहसी व्यक्ति के एक परिचित के सराय में रह रहा हूं और काम कर रहा हूं जिसने मुझे बचाया था। बस दिन गुजार रहा हूं, लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूं। जीवन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन 6 महीने पहले मैं एरियस के समूह से मिला। संयोग से एरियस का समूह साथी खिलाड़ियों की तलाश में था, इसलिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं तुरंत सहमत हो गया, यह सोचकर कि अगर मैं नायकों के समूह में शामिल हो जाऊं तो शायद मैं कुछ कर पाऊंगा, और ये भी सोचकर कि मैं अपने गृहनगर में हुई त्रासदी को रोक सकता हूं। लेकिन नहीं, क्योंकि हकीकत ने मुझे कड़ा थप्पड़ मारा था। एरियस के समूह ने मुझे बस एक सुविधापूर्ण मोहरे के रूप में देखा। ये कहानी फिर से मुझे दुख के एक काले गड्ढे में ले गई, लेकिन अचानक कनाडा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे सांत्वना दी। वो मुझे एक बहादुर नायक मानती थी जो हमेशा खुद को खतरे में डालता था और बहुत कोशिश करता था। वे मुझे समझते थे और जानते थे कि मैं किसी का सहारा बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे जैसी पीड़ा से गुजरे। इसलिए उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मैं बिल्कुल भी दयनीय नहीं हूँ। तनिया भी मेरे मूर्खतापूर्ण कामों से काफी चिढ़ गई थी, लेकिन इसके विपरीत दोनों लड़कियां मेरे जैसा मालिक पाकर गर्व महसूस कर रही थी। अगले दिन में एक नया काम सौंपा गया। ये मिशन ऑक्स को वश में करना है, और ये ई श्रेणी का है जो गोब्लिन से बहुत अलग नहीं है, सिवाय इसके कि ऑक्स अधिक बुद्धिमान होते हैं क्योंकि वे लड़ने के लिए हथियारों का उपयोग करना जानते हैं। हालांकि मैं दोनों को हमेशा इन ऑक्स को कम आंकने के खिलाफ चेतावनी देता रहा, लेकिन तान्या जैसी कुलीन महिला के लिए वह आश्वस्त थी कि वो किसी भी तरह से इन ऑक्स से हार नहीं सकती। अविश्वसनीय रूप से जैसे ही उसने बात कील लाई में तान्या को इस ORC से झटका लगा जिसने उसे 2 बार लगभग पकड़ लिया था। सौभाग्य से कनाडे और मैं समय पर उसे बचाने के लिए पहुंचे, जिससे मुझे मामूली चोट आई। सौभाग्य से मुझे इलाज पता है, इसलिए कोई बात नहीं। दूसरी ओर तान्या अपराध बोध और मेरी चिंता से भरी हुई लग रही थी, खुद को कोस रही थी। फिर हमने सामान उठाया और सभा में लौट आए। जब मेरा काम खत्म हुआ और मैं बाहर निकला तो मैंने केवल कनाडे को उदास देखा। जब मैंने पूछा तो उसने जवाब दिया कि तान्या ठीक नहीं लग रही थी और वो अकेली चली गई थी। तान्या पुल पर उदास बैठी थी। तभी एक बच्चा उसके पास आया और पूछा कि आज उसने क्या नष्ट किया। बच्ची ने चिंतित होकर पूछा कि क्या तनिया को कहीं चोट लगी है, और उसे सलाह दी कि अगर वो घायल हो तो उसे बताना चाहिए। तनिया बच्ची के सांत्वना मिलने पर थोड़ी अधिक आशावादी महसूस कर रही थी और उसने फिर से सोचा कि उसने भी उसकी परवाह की थी। हालांकि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया या घमंड करते हुए कि वो सबसे मजबूत कबीले से आई है। ये उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे सामने कैसे पेश आए। अचानक मैं उसके सामने आ गया, जिससे वो घबरा गई और फिर उसने मुझसे अभी हुई घटना के लिए माफी मांगी। उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे कि मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। मैंने उसे सांत्वना दी और कहा कि कनाडे भी उसकी बहुत चिंता करता है। सराय लौटकर तान्या ने महसूस किया कि मैं न केवल नाराज नहीं था, बल्कि उसे कुछ हो जाने का डर भी था। इससे भी बढ़कर मैंने उसे अपना बिस्तर दे दिया। उस पल में तान्या को मेरा चेहरा अविस्मरणीय लगा। इस तरह से खुद को फिर से व्यवस्थित करना पड़ा ताकि वो बहुत आसान न हो जाए। अगले दिन हम एक और मिशन पर निकल पड़े। तनिया को लगा कि अब हमारी बारी है कि हम अपने उपकरणों को ठीक कर लें। चूंकि वे सबसे शक्तिशाली कबीलों से आए थे, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर में सिर्फ एक आम इंसान हूं, इसलिए ये बहुत अलग है। हम मजे कर रहे थे, तभी अचानक मैं वहीं जम गया, क्योंकि मेरे सामने एरियस समूह की उपस्थिति थी। वे आराम से टहल रहे थे। तभी एरियस समूह उनसे मिलने आया और अभिवादन किया। बस इस समूह को देखकर ही मुझे नापसंदगी हुई, इसलिए मैं कनाडे और तान्या को दूसरे रास्ते ले गया।
हालांकि एरियस ने बेशर्मी से मुझे रोका और पूछा कि मैं गेको की तरह ठंडा क्यों हूँ। इसके अलावा उसने दोस्ताना होने का नाटक भी किया, हमारे अतीत के सहकर्मियों होने की याद दिलाई और कहा कि वे बहुत पछता रहे थे। अपने मालिक को सताया जाते देखकर कनाडे और तानिया आगे बढ़े मेरी रक्षा के लिए बहुत शांत दिख रहे थे। वे मेरे बगल में सबसे शक्तिशाली कुलों के 2 सदस्यों को देखकर चौंक गए। उन्हें इस बात पर और भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं सबसे शक्तिशाली कुलों का आदेश दे सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझे फिर से उस खोए हुए जंगल को जीतने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया। चूंकि मैं सभी जानवरों को नियंत्रित कर सकता था, जंगल की खोज करना या सामान ले जाना एक बच्चे का खेल था। उनकी उपेक्षापूर्ण बातों ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। उन्होंने मुझे पहले ही टीम से निकाल दिया था और अब वे मुझसे उनके लिए बोझ उठाने की हिम्मत कर रहे थे। इसके अलावा उनमें से प्रत्येक का अस्थिर रवैया मुझे कुछ घूंसे मारने के लिए उकसाता था, इसलिए मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मना कर दिया। इसके बाद मैं 2 लड़कियों को ले गया, लेकिन अचानक मीना ने मुझे रोक लिया। उसने दुनिया को बचाने के बारे में लंबी चौड़ी बातें शुरू कर दी ताकि मुझे सहानुभूति हो कि जंगल में कहीं गहरे में एक ऐसी ढाल है जो राक्षस राजा को हराने के लिए जरूरी है। अगर वे ढाल हासिल नहीं कर सके तो वे दानव राजा को नहीं हरा पाएंगे और राक्षस पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। अगर उनके पास शक्ति होती तो वे लड़ सकते थे, लेकिन बाकी आम लोग नहीं कर पाते। ये कहानी मुझे अपनी दुखद यादों की याद दिलाती है। ये उस गांव का दृश्य है जो कभी मैं रहता था, आग की लपटों में घिर गया था। इसने मुझे बहुत मानसिक संघर्ष में डाल दिया और मेरी दयालुता जीत गई। मैं एरियस समूह के साथ जाने और सहायता करने के लिए सहमत हुआ, लेकिन उन्होंने मेरा स्वागत करने के बजाय मुझे नीचा दिखाया, जैसे कि वे इन 2 खूबसूरत लड़कियों को धोखा दे सकते थे। हालांकि वे ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनके मालिकों ने फैसला कर लिया था, इसलिए दोनों को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर दोनों ने धमकी दी कि उस समूह को मुझसे ठीक से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें घुटनों पर झुकाकर सिर झुकाने के लिए मजबूर करना भी स्वीकार्य था। एरियस, जिसे घुटनों पर झुकाकर सिर झुकाने के लिए मजबूर किया गया था, अत्यंत क्रोधित हुआ और जोर से चिल्लाया। पूरा समूह अहंकारी था और उसे लगा कि वो सही है। एरियस आगे बढ़ा, मेरी कॉलर पकड़ ली और मुझे डांटा कि मैं अपने पालतू जानवरों को नहीं सिखाता। मुझे ये सुनकर स्पष्ट रूप से गुस्सा आया कि कनाडे और तानिया को पालतू जानवर कहा गया। अपने साथियों का अपमान होते देखकर मैंने उसे तब तक मुक्का मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। मेरी आंखें डरावनी लगने लगी। उन्हें मेरे साथियों को छूने की धमकी दी। तभी एरियस खड़ा हो गया और मुझे एक बार और लड़ने के लिए उकसाया। कनाडे और तानिया अन्य सदस्यों के लिए जिम्मेदार होंगे कि एरियस और मैं आपस में लड़ेंगे। पहली लड़ाई अगात और बिल्ली के बच्चे के बीच होगी। वो बेहद गुस्से में थी, उसे पीटना चाहती थी और उसे अपने रेन से माफी मांगने के लिए मजबूर करना चाहती थी। कनाडे तूफान की तरह उस पर टूट पड़ी, जिससे उसे बचाव करना लगभग असंभव हो गया। अगात ने अपनी अग्नि तलवार तकनीक को निकालना शुरू कर दियाजो कनाडे के लिए काफी ज्यादा लग रही थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने उसे एक लात मारी जिससे वो वहीं जम गया। ये देखकर कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, उसने भी अपनी आधी ताकत का इस्तेमाल जारी रखने का फैसला किया। कनाडे की प्यारी लेकिन डरावनी आभा को देखकर वो स्तब्ध रह गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे जब उसने सुना कि वो उससे लड़ने के लिए अपनी आधी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ज्यादा कुछ न कहते हुए कनाडे ने गति पकड़ी और उसकी ओर झपटी एक लात मारी, जिससे वो खून बहाने लगा और सीधे एक पेड़ में जा गिरा। इस तरफ तानिया इन दोनों कमजोरों का सामना करने के लिए जिम्मेदार होगी। सिर्फ एक चुटकी से उनकी जादूगरी बेकार हो गई। उनका हैरान चेहरा देखकर तानिया ऐसे हंसी जैसे फसल लहलहा रही हो। दोनों ने हठपूर्वक अपने जादू को उसके साथ जोड़ा, लेकिन तानिया ने बस उंगली चटकाकर उन्हें गायब कर दिया, क्योंकि उनका जादू उस पर कोई असर नहीं करता था। लड़ने में असमर्थ उन्होंने तानिया के शरीर को एक छिपकली के रूप में आलोचना करना शुरू कर दिया और उस पर कई तरह के हमले किए, लेकिन हर बार तानिया ने उनके सभी जादू को दूर कर दिया। ऐसा बार बार करने से दोनों का लड़ने का हौसला टूट गया और वे तानिया के सामने गिर पड़े। हालांकि उसे कमजोरों को सताना पसंद नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने उसकी मालकिन को छुआ था, इसलिए वो उन्हें असली जादू का सबक सिखाएगी। आसमान धीरे धीरे काले बादलों से ढक गया, जिससे वे दोनों कमजोर जीव भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि तानिया उन्हें निपटा देगी। अप्रत्याशित रूप से उसने केवल उन दोनों को डराया, जिससे वे दोनों बेहोश होने वाले थे। तानिया ने वास्तव में ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि मैं डांटूंगा, इसलिए उसने उन दोनों को छोड़ दिया। जब युद्ध शुरू हुआ, एरियस ने मेरा अपमान किया, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हुआ और सीधे हमला कर दिया, और इस तरह युद्ध शुरू हो गया। मुझे सचमुच ऐसा लगा कि मैं एक नायक से लड़ रहा हूं और उसकी तलवारबाजी की बहुत प्रशंसा करता हूं। लेकिन जल्द ही मैंने एक बीस्ट मास्टर का अपना रूप फिर से हासिल कर लिया और इस हमले की शक्ति जो मैंने कनाडे के साथ अनुबंध और प्रतिद्वंद्वी को भेदने के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त की थी। तब से मैंने एरियस के मुकाबले देखे हैं, जिसमें तलवार चलाने के दौरान कदमों की संख्या चालों का दिखावा शामिल है। मैंने एरियस की चालों को एक निश्चित हद तक समझ लिया है और मेरे हर हमले में 2 सबसे शक्तिशाली कबीलों की केंद्रित शक्ति होती है। अगर मैं गंभीरता से लड़ूंगा तो वो हार जाएगा, इसलिए मैं उसे आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूँ। एरियस ने आत्मसमर्पण नहीं किया और हठपूर्वक खड़ा रहा, तो मुझे अरियस को पंगु बनाने और उसे हार मानने के लिए मजबूर करने के लिए ड्रैकुला की विधि का उपयोग करना पड़ा, और मैं अभी भी अपने साथियों का अपमान करने के लिए उससे नफरत करता हूँ। अरियस हार गया, इसलिए उसने नीच चाल चली पुराने प्यार को जगाने की कोशिश की।
लेकिन मैं अब इतना मूर्ख नहीं हूं कि उन्हें मुझे इस्तेमाल करने दूं। मैंने मुट्ठी उठाई और एरियस को एक मुक्का मारा, लेकिन उसके सौभाग्य से मैंने अपनी ताकत कम कर दी थी। अगर मैं उस मुक्के पर ध्यान केंद्रित करता तो वो निश्चित रूप से मर जाता। इस समय कनाडे और तानिया भी आ गए और सीधे मेरी बाहों में आ गिरे। हम तीनों ने मिलकर फिर भटकते जंगल में घूमने का फैसला किया, लेकिन ये जगह वाकई बहुत नम और उदास है। तानिया ने तो एक बार में ही पूरे जंगल को जलाकर खत्म करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया क्योंकि यहाँ बहुत सारे जानवर रहते हैं। मैं सोचता रहा, विचार करता रहा, अगर यहाँ एक असली ढाल होती तो केवल नायक ही उसका इस्तेमाल कर पाते। मैंने एरियस के समूह द्वारा खींचे गए नक्शे को देखा और महसूस किया कि ये अब उपयोगी नहीं रहा, क्योंकि ये जगह अविश्वसनीय गति से विकसित हुई थी। ये याद करके कि तानिया ने एरियस समूह को पहले कैसे डराया था, मुझे भी अधिक आराम महसूस हुआ। एरियस ने हमें जानकारी देना शुरू कर दिया कि ऐसा लगता है कि खोए हुए जंगल में सबसे गहरे राक्षस के पास सत्य की ढाल है। ये दुष्ट राजा को हराने का एक अनिवार्य हथियार है। हालांकि वो जानकारी दे रहा था, लेकिन ये बेशर्म व्यक्ति अभी भी आत्मधर्मी और पश्चाताप से रहित लग रहा था, इसलिए कनाडे ने उसे डांटा और मेरे एक सिर सहलाने से ही उन दोनों की सारी ऊर्जा समाप्त हो गई। कनाडे और तानिया दोनों को लगा कि वे मेरी मदद के लायक नहीं हैं। तानिया ने तो शैतान राजा को खुद हराने के बारे में भी सोचा अगर जरूरत पड़ी तो, यह महसूस करते हुए कि वे दोनों मेरी फिक्र कर रहे हैं। मैंने उन्हें आश्वस्त करने के लिए उनके सिर पर हाथ फेरा। हमने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक चिड़िया बुलाई और इस जंगल का पता लगाने के लिए उसे पहले की तरह आत्मसात करने का इरादा किया। कनाडे और तानिया सतर्क रहेंगे और मेरे शरीर की रक्षा करेंगे। हवा में उड़ते हुए मुझे एक गुप्त रास्ता मिला। हालांकि ये संकरा थाया जंगल के सबसे गहरे हिस्से तक जाता हुआ प्रतीत हो रहा था और फिर मैं उन दोनों का नेतृत्व करने के लिए वापस मुड़ गया। लेकिन चाहे हम कितनी भी दूर गए हो, हम अभी भी उस जगह पर रुके जहां हमने पहले वापस लौटने के लिए निशान छोड़ा था, जिससे हम तीनों निराश हो गए। कनाडे को लगा कि हम बस रास्ता भटक गए हैं, लेकिन मेरी राय में मैं उन पक्षियों के झुंड का पीछा कर रहा था। अगर मैं अकेला होता तो भटक जाना सामान्य होता, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम सब ऐसे भटक जाए। उसके बाद तानिया ने भी मेरे जैसा ही सोचा और उसे लगा कि इस जंगल में कोई चाल चल रही है। इसके बाद तानिया ने एक जादुई घेरा बनाया और हमें वहीं ले गई जहां हमें जाना था। तानिया ने सही अनुमान लगाया था कि इस पेड़ के बीच में एक भ्रम का जादू इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए हम भटक गए थे। तानिया के थोड़ी देर समझाने के बाद कनाडा पूरी तरह से अवाक रह गया। तानिया ने कनाडे को ये पेड़ काटने का काम सौंपा क्योंकि ये शापित था। इसे हटाने से हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या पेड़ को काटे बिना ही घेराबंदी को तोड़ने का कोई तरीका है। लेकिन तानिया को लगा कि ये सीमा बहुत शक्तिशाली थी। यह असंभव नहीं था, लेकिन उसे लगा कि इसमें काफी समय लगेगा। कनाडे अपना वार करने ही वाला था कि अचानक उसे हवा से एक आवाज सुनाई दी जिसने उन्हें जाने के लिए कहा और पेड़ के अंदर से सोरा नाम की एक सफेद बालों वाली लड़की निकली। मैंने तुरंत महसूस किया कि वो एल्फ कबीले की है। कनाडे और तानिया की तरह भी सबसे शक्तिशाली कबीलों में से एक से थी एक जादुई विशेषज्ञ, जिसकी जादुई शक्ति ड्रैगन कबीले से भी ज्यादा थी। लेकिन 200 साल से भी पहले एल्वेस ने मनुष्यों से खुद को छिपा लिया था। शुरू से ही एल्वेस के लिए मनुष्यों द्वारा जंगलों की कटाई उनके स्वाभाविक दुश्मन थे। अंततः दोनों पक्षों के बीच संघर्ष छिड़ गया और एल्फ कबीला सुदूर क्षेत्रों में छिप गया। तब से एल्फ कबीला मनुष्यों से बहुत नफरत करता है। मैं उसे नमस्ते कहने वाला ही था, लेकिन उसने मुझे सीधे मना कर दिया। उसने तो अपनी शक्ति से हमें दूर भगाने की भी कोशिश की, जिससे हम सब डर गए और जान बचाकर भागने लगे। हमें अजीब लगा कि उसने हम पर हमला क्यों किया। सामान्य तौर पर एल्फ एक शांतिप्रिय दौड़ है। मुझे शुरू से ही उसका दिखना भी बहुत अजीब लगा। मुझे लगता है कि ये इसलिए है क्योंकि हम उस सीमा के करीब आ रहे हैं। मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि भले ही वे वास्तव में मनुष्यों से नफरत करते हो, क्या राक्षसों के साथ कोई सहयोग होगा? मेरे सोचने से पहले ही तानिया ने आगे बढ़ने का फैसला किया। वो उस लड़की के जादू को दबाने के लिए जिम्मेदार होगी। इस बीच कनाडे पेड़ को काटेगा। जब तक तानिया उसे नहीं हरा देती तब तक ये मेरी इच्छा के अनुसार होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मुझे अभी भी उससे बातचीत करने का विचार आया, जिससे मेरी मासूमियत से दोनों अवाक रह गए। लेकिन फिर भी उन्हें मेरी दयालु सोच का पालन करना पड़ा। वो छोटी लड़की जिसने हमें इस बार फिर से आते देखा क्रोधित हो गई और उसने हमें भगा दिया। मेरी बातों को नजरअंदाज करते हुए छोटी लड़की ने हमें दूर करने के लिए तुरंत जादू कर दिया। कनाडे और तानिया को खतरा महसूस हुआ और वे आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मुझे लगता है कि मैं इन हमलों को झेल सकता हूँ और मैं निश्चित रूप से हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं एक पशु प्रशिक्षक हूँ। जब तक मैं गंभीरता से इसका सामना करता हूँ, मैं स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त करूंगा। इसलिए मैं इन हमलों को दोष नहीं देता, जिससे वो बहुत आश्चर्यचकित हुई। सोरा मेरे कार्यों को समझ नहीं पा रही थी और उसने पूछा कि क्या मैं सचमुच इंसान हूँ, क्योंकि उसे डर था कि मैं भी उन्हीं लोगों जैसा हो जाऊंगा जिन्होंने उसके वतन को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं सचमुच चाहता हूँ कि सोरा को विश्वास हो जाए कि मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सोरा अभी भी शांत थी, मेरे शब्दों से विचलित नहीं हुई और फिर उसने मुझ पर एक और तीर चलाया। लेकिन शुक्र है इस बार कनाडे और तानिया उसे रोक पाई। दोनों को मेरे लिए यह समझाने के लिए बोलना पड़ा कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ।
उन्हें अपने सामने बहस करते हुए सुनकर सोरा को लगा कि मनुष्य अजीब हैं और यहाँ तक कि ड्रैगन और स्पिरिट कैट की प्रजातियां भी अजीब थीं, क्योंकि सोरा ने पहले कभी ऐसे लोगों का सामना नहीं किया था। आखिरकार सोरा हमारे साथ बैठने और बात करने के लिए सहमत हो गई। जब उसने मुझे बताया कि हम नायकों की टीम की मदद करने के लिए सत्य की ढाल की तलाश कर रहे हैं लेकिन इस बाधा में फंस गए हैं, तो सोरा ने समझाया कि ये एक बाधा है जिसे उसने खुद बनाया था और वो हमें इसे तोड़ने नहीं दे सकती, क्योंकि वो घेराबंदी एल्फों के गांव की ओर जाने वाले रास्ते को काट रही थी। वह अपने लोगों को खतरे में नहीं डाल सकती थी। लेकिन तान्या ने कहा, क्या तुम जो कर रही हो वो केवल एक राक्षस को बचाने का बहाना नहीं है? सोरा ने जवाब दिया कि इस जंगल में सच्चाई की कोई ढाल नहीं है। सबसे गहरे क्षेत्र में केवल एल्फ गांव का रास्ता है। ट्रुथ शील्ड एल्व्स द्वारा रखा जा रहा है। अब हमें पता चला है कि नायकों की टीम को धोखा दिया गया था। सोरा ने यह भी कहा कि अगर हमें डेमन किंग को हराने की जरूरत हुई तो वो इसे हमें उधार देगी। उसके बाद वह कुछ तालियों के बाद गायब हो गई और वापस आ गई। उसके हाथ में एक बड़ी ढाल थी और उसका चेहरा भावहीन था, जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। भले ही वो इंसानों से नफरत करती थी लेकिन वो राक्षसों को माफ नहीं कर सकती थी। यहाँ हम तीनों ने ढाल आसानी से प्राप्त कर ली और कुछ वापस देना चाहते थे, लेकिन सोरा ने मना कर दिया क्योंकि ये शील्ड ऑफ ट्रुथ पहले से ही एल्व्स और पूर्ववर्ती नायकों द्वारा लंबे समय से तय किया गया था, इसलिए सोरा ने बस उसका पालन किया। ढाल प्राप्त करने के बाद हम तीनों ने सोरा को धन्यवाद दिया और शहर लौट आए। उनके जाते हुए पीठ को देखते हुए सोरा कुछ कहना चाहती थी। ऐसा लगता है कि मुझे ये एहसास हुआ, इसलिए मैं उससे पूछने के लिए वापस गया। सोरा झिझक रही थी, थोड़ी मुश्किल में थी, क्योंकि अगर वो और कहती तो मेरा समूह उसकी मदद करता और इससे वो उसके मामले में खिंच जाती। तो उस छोटी लड़की ने मना कर दिया, लेकिन मेरे शब्दों से उसे रोक दिया गया। मैंने कहा कि चाहे कितना भी खतरनाक हो हम डरेंगे नहीं। तानिया और कनाडे ने भी अपनी बात रखी, कहा कि वे उसकी पूरी मदद करेंगे। ये महसूस करने के बाद कि वे ऐसे लोग हैं जिन पर वो भरोसा कर सकती है, सोरा ने बोलने का फैसला किया। उसकी एक जुड़वा बहन थी जिसका नाम लूना था। लूना का व्यक्तित्व बहुत अलग था, वे दोनों बहुत सामंजस्यपूर्ण थे। दोनों बहनें एल्फ कबीले के ठिकाने को सील करने वाली वार्डन हैं। हालांकि उनका काम थोड़ा नीरस है, लेकिन जब भी वे एक साथ होती हैं तो सोरा बहुत खुश रहती है। लेकिन एक दिन सोरा का समूह कहीं बाहर गया हुआ था, इसलिए वे कुछ समय के लिए सीमा से बाहर चले गए। वहां सोरा के समूह का सामना एक ऐसे राक्षस से हुआ जिसने खुद को दानव राजा बताया। यद्यपि उन्होंने भागने की कोशिश की, फिर भी वो उन्हें पकड़ने में कामयाब रहा और उन्हें उससे लड़ना पड़ा। लेकिन न केवल वे उसे हराने में असफल रहे, बल्कि लूना को भी उसने पकड़ लिया। उस राक्षस का नाम है ब्लैक नाइट। ब्लैक नाइट एक सी रैंक मॉन्स्टर है। आमतौर पर यह इतना मजबूत प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा कि सबसे मजबूत कबीला हार जाए, लेकिन इस वाले की विशेषताएं काफी कष्टप्रद है। वो जादुई हमलों को बेअसर कर सकता है, इसलिए केवल शारीरिक हमले ही डार्क नाइट के खिलाफ प्रभावी होंगे। और एल्वेस की प्रजाति जादू में माहिर है, इसलिए उनके बीच एक भयानक विपरीत संबंध है। सोरा के अनुसार ब्लैक नाइट का लक्ष्य उसके दुश्मनों यानी सबसे शक्तिशाली कबीलों का सफाया करना है। उसने सोरा को ल्यूना को बचाने के लिए अवरोध हटाने का आदेश दिया, लेकिन वो इस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकी क्योंकि इसमें उसके पूरे कबीले के लिए खतरा शामिल था। वो अकेली कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने गांव के मुखिया से मदद मांगी। लेकिन उसने उससे लूना को छोड़ देने को कहा, क्योंकि ये दोनों की ही लापरवाही थी कि वे सुरक्षित सीमा से बाहर निकल गए। तानिया को भी लगा कि मुखिया बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। अब सोरा को नहीं पता कि अपनी बहन की जान बचाए या पूरे गांव की। इससे वो बहुत निराश और दुखी है। उसे इतना उदास देखकर मैंने उसे उसकी बहन को बचाने में मदद करने का प्रस्ताव दिया, जिससे वो मेरे सीने पर झुककर सिसक कर रोने लगी और आभारी महसूस हुई। ब्लैक नाइट ने आज सूर्यास्त से पहले सोरा को जंगल की बाधा को हटाने का आदेश दिया है, नहीं तो उसकी बहन सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए मेरा समूह उसे ढूंढने के लिए तेजी से निकल पड़ा। सोरा ने व्यक्त किया कि वो बहुत जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोका, क्योंकि अगर वो जाती तो वो सोचता कि उसने उसे धोखा दिया है और लूना को नुकसान पहुंचा सकता था। उस रात हमने ब्लैक नाइट को अपनी आंखों से देखा और उसके साथ लूना भी थी जो ऊंचे पर बंधी हुई थी। हम तीनों ने मौका देखा और ब्लैक नाइट पर हमला बोल दिया। हमने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया, फिर कनाडे आगे बढ़कर उसके सिर पर एक शारीरिक प्रहार किया। फिर मैंने सीधे उसके पेट में मुक्का मारा, लेकिन इस तरह के हमलों से भी वो आदमी हार नहीं माना। ब्लैक नाइट ने मुझे नायक समझा और ये भी जाना कि सोरा ने हमारी मदद मांगी थी, जिससे उसे विश्वासघात महसूस हुआ और वो क्रोधित हो गया। ब्लैक नाइट ने तुरंत लूना को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से तानिया के ड्रैगन पंखों ने उसे रोक दिया। तानिया ने उसे खोला और बचा लिया और बाकी हम दोनों पर छोड़ दिया। गुस्से में सवार योद्धा ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। पलक झपकते ही मैंने अनुमान लगाया कि वो अकेले एल्फ विलेज में घुसपैठ करने में सक्षम क्यों था। दुष्ट राजा की राक्षसी शक्ति। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। अगर ये चलता रहा तो ये जंगल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कनाडे को उसके आंदोलन को रोकने और उसे मुक्का मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने का आदेश देता हूँ। लेकिन कनाडे को डर था कि उसकी क्रूर शक्ति के साथ उसका मुक्का पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन उसने मेरे आदेशों का पालन किया। इस बीच मैं यहाँ अस्थायी अनुबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा ताकि एक बार फिर काउंट बी को बुलाया जा सके।
भले ही मुझे पता था कि अकाउंट 20 उसे पंगु नहीं बना सकते, लेकिन वे उसे थोड़ा विचलित कर सकते थे और कनाडे के लिए उसे एक मुक्के से आसानी से निपटना आसान बना सकते थे। मैंने कनाडे पर एक ऑगमेंटेशन मैजिक बनाया जिससे उसकी शक्ति और भी अधिक बहने लगी। मेरी भविष्यवाणी के अनुसार उस मुक्के ने ब्लैक नाइट्स को पलक झपकते ही गायब कर दिया। कनाडे उन शक्तियों से काफी संतुष्ट थी जो मैंने उसे दी थी। मैंने समझाया कि ये शुद्ध जानवर ट्रेनर की एक अनूठी जादुई क्षमता है जो थोड़े समय के लिए उसकी अंतर्निहित शक्ति को बढ़ाती है। क्योंकि मेरे पास पहले जादुई शक्ति की कमी थी इसलिए मैं सक्षम नहीं था कर सकता हूं, लेकिन अब मेरे पास तानिया से अतिरिक्त जादुई शक्ति है इसलिए मैं सफल हो गया। इस समय तानिया भी लूना को सुरक्षित अपने हाथों में लेकर दिखाई दी। तानिया को और भी आश्चर्य हुआ क्योंकि बढ़ी हुई क्षमता एक खोई हुई तकनीक थी। फिर भी मैं भी सीख सकता था। मैं केवल अपना सिर खुजला सकता था और हर बार कह सकता था कि यह स्वाभाविक रूप से आता है। सब अपनी सफलता से बहुत खुश थे। शोर ने छोटी लूना को जगा दिया। उन्होंने दोनों बहनों सोरा और लूना को फिर से मिला दिया। सोरा इसके लिए बहुत आभारी थी। अगर मेरी टीम नहीं होती तो लूना न जाने किन भयानक सजाओं से गुजरती। लेकिन ये तस्वीरें सिर्फ मेरी कल्पनाएं हैं। इस प्रकार दोनों बहनें सामान्य हो गईं जैसे हर कोई असहमति और झगड़े। मुझे लगा कि भले ही दोनों बहनें एक जैसी दिखती हों लेकिन उनके व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों बहनें अब यहाँ पहरा नहीं देना चाहती क्योंकि सोरा उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती जो उसकी बहन को छोड़ देना चाहते हैं। वे बाहर की दुनिया भी देखना चाहती हैं कि सिर्फ जंगल में छिपी रहना। ये सुनकर कनाडे ने उन्हें मजे के लिए मेरी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। तानिया ने इस विचार का विरोध नहीं किया। जहां तक मेरी बात है तो मुझे दो बहनों की चिंता थी। डर था कि वे मनुष्यों की टीम में शामिल होने में असहज महसूस कर सकती हैं। लेकिन सोरा झिझकते हुए बोली, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि इंसानों में भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं? भले ही उसे दूसरों के बारे में पता ना हो लेकिन वो भी साहसिक कार्य करना चाहती थी। दोनों बहनों की बातें सुनकर मैंने भी खुशी खुशी उनका स्वागत किया और फिर दोनों बहनों ने भी कनाडे और तानिया की तरह अनुबंध करने की मांग की। जब एल्फ कुलों को कमांड करने की बात आती है तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति की संरचना अलग होती है। मैं मूल पालतू बनाने की विधि का उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन एल्फ कबीले के लिए यह मेरी क्षमता से परे था। मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक चुनौती है। मैंने सोरा और लूना दोनों को एक साथ बांधने के लिए संविदा जादू का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और अंत में दोनों बहनों के लिए संविदा बनाना सफल रहा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सबसे शक्तिशाली जनजातियों में से एक के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करता है, जिससे मैं थोड़ा थक गया और गिर पड़ा। सौभाग्य से सोरा बहनों ने मुझे पकड़ लिया। ये देखकर दो बहनें कनाडे और तानिया ईर्ष्या से भर गईं। मिशन पूरा करने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से नायकों के समूह से मिलने गया। मैंने सच्चाई की ढाल को ऊंचा उठाया जिससे सभी आश्चर्यचकित रह गए। एरियस अभी भी इस बात से नाराज था कि मैं उसे सिर्फ 2 दिनों में जीत सकता था, जबकि उन्हें 1 हफ्ता लगा और फिर भी वे ऐसा नहीं कर सके और उसने इसे नकली मान लिया। मैं कुछ नहीं कह सका इसलिए मैंने उन्हें खुद जांच करने दी। मीना ने शील्ड पर जादू की पुष्टि करना शुरू कर दिया और इसे 100% असली साबित कर दिया। हालांकि एरियस इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था और फिर उसने अनजाने में 2 नए चेहरों को देखा और उत्सुकता व्यक्त की। मैं उसके सामने खड़ा हुआ और उसे उनसे परेशान न होने के लिए कहा। सौभाग्य से मैंने उन दोनों से अपने पंख छिपाने को कहा था क्योंकि अगर बाकी लोगों को पता चल जाता कि एल्व्स गांव में उतरे हैं तो शायद एक बड़ा सदमा लगता। इसके तुरंत बाद मैंने उनके भुगतान की मांग की। कार्य पूरा होने की पुष्टि करने के बाद मैंने खुद से कसम खाई कि मैं इस समूह से फिर कभी नहीं जुड़ूंगा। अचानक अगाथ ने मुझे बुलाया और पूछा कि क्या मैं टीम में वापस आना चाहता हूं। इस पर एरियस नाराज हो गया और उसने उसे डांटा। अगाथ चाहता था कि सभी लोग मिलकर सोचें। हाल की घटनाओं के माध्यम से हर कोई निश्चित रूप से समझेगा कि मेरा समर्थन आवश्यक है। उन्होंने कुछ देर सोचा और किसी ने आपत्ति नहीं जताई। और फिर अगाथ मुझे बुलाने आया और मुझसे सहमत हुआ कि उसने मुझे बेहतर व्यवहार और व्यवहार का वादा किया था और यहाँ तक कि मुझे एक साथी के रूप में भी अपनाया था ताकि हम एक साथ रोमांच पर जा सकें। लेकिन वो व्यक्ति मुझसे अतीत की बातों को भूल जाने के लिए कह रहा था, जिससे मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। मुझे लगा कि ये लोग पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। मुझे खुद पर बहुत घमंड हुआ। इस समय कनाडे का समूह बाहर आया और मुझे शांत किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया या कहते हुए कि वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये देखकर कि मैंने इनकार कर दिया, अगाथ ने मुझे मनाने की कोशिश की कि अगर मैं दानव राजा को हरा सकता हूं तो मुझे न केवल पद और प्रतिष्ठा मिलेगी बल्कि एक विशाल राशि भी मिलेगी। लेकिन मेरे लिए मुझे उन चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जो चाहता हूं वो सहकर्मी हैं, लेकिन वे अभी भी नहीं बदले हैं। और अब यह अच्छा है कि जो मैं मूल रूप से चाहता था वो यही है। अरियस के समूह जिन्हें मुझे आमंत्रित करने में असमर्थता थी, घृणा और अपमान पर मुड़ गए। केवल अरियस ही पीछे रह गया। मेरे साथ हुई अपनी लड़ाई पर विचार कर रहा था। वो दर्द सिर्फ दर्द नहीं था बल्कि एक ऐसी अपमानजनक स्थिति थी जो कभी दूर नहीं हो सकती थी। वो विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके जैसा नायक उस आदमी से हार जाएगा। एरियस क्रोधित था। उसने मुझे व्यक्तिगत रूप से नष्ट करने का संकल्प लिया। दूसरी ओर वे उत्सुक थे कि केवल नायक ही दानव राजा को क्यों हरा सकते थे।
और मैंने समझाया कि किंवदंती के अनुसार डेमन किंग ने अपनी अपार शक्ति से मनुष्यों पर शासन किया, जिससे वे असहाय हो गए। पहली पीढ़ी के नायक ने डेमन किंग को नष्ट करने और अपने शरीर में उनका रक्त प्राप्त करने के लिए देवताओं के साथ एक समझौता किया और उसने दानव राजा को हराया, मनुष्यों को मुक्त कराया और शांतिपूर्ण दुनिया लाई। उन्हें लगा कि पहली पीढ़ी का नायक आज के नायकों की तुलना में अद्भुत है, जैसे आसमान और धरती। इसलिए यही कारण है कि केवल नायकजिन के पास देवताओं का रक्त है ही असीमित रूप से विकसित हो सकते हैं और शक्ति जमा कर सकते हैं और फिर उस शक्ति का उपयोग दानव राजा को हराने के लिए कर सकते हैं। लेकिन कनाडे को अरियस जैसा कमजोर कोई भी व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आया, और जैसा कि सोरा ने सोचा था, उस तर्क के अनुसार उसे लगा कि मैं भी एक नायक जैसा हूँ, क्योंकि मैं तीनों सबसे मजबूत कबीलों के साथ अनुबंध कर सकता हूँ और तीनों कबीलों की नई क्षमताओं को आत्मसात कर सकता हूँ। उन्होंने देखा कि मैं मानव विकास के दायरे से बाहर निकल गया हूँ। ये एक नायक बनने के लिए सीमाओं को तोड़ने जैसा है ना। कनाडे को भी ऐसा ही लगा कि अगर मैं सबसे शक्तिशाली जनजातियों के साथ अनुबंध करता हूँ और तेजी से अपनी ताकत बढ़ाता हूँ, तो शायद मेरे पास दानव राजा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। जब वे मेरी इस तरह से प्रशंसा कर रहे थे तो मैं काफी उलझन में पड़ गया। ये सच है कि जब मैं हीरो टीम में था तो मैंने उसी लक्ष्य को अपना प्रयास बनाया था, लेकिन जब से मुझे निकाल दिया गया वह लक्ष्य मेरे लिए गायब हो गया है। अब मैं एरियस के समूह से मिला हूँ और खुश हूँ, लेकिन सच कहूँ तो अगर मौका मिले तो मैं भी लड़ना आजमाना चाहूंगा। लेकिन दानव राजा को हराने की स्थिति में यह सामान्य मिशन करने से अलग होगा, क्योंकि इसमें कई इंसानी जानें शामिल हैं, जिसके कारण मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। मुझे अभी भी ऐसा निर्णय लेने की ताकत नहीं है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आप सबकी बदौलत हूँ। लेकिन वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मैं एक बार सोचने की कोशिश करूंगा और बाद में उन्हें जवाब दूंगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये शायद वो समय है जब मैं अपना रास्ता चुनूंगा और ये करीब आ रहा है। सुबह सुबह मेरे चेहरे पर कपड़े का टुकड़ा फेंककर मुझे जगाया गया। आज मेरा पूरा समूह एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहा है। वे सोरा की 2 बहनों के साथ अनुबंध करने के बाद मेरी शक्ति के तेजी से बढ़ने के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने एरियस के मिशन से मिली भुगतान राशि से उन्हें एक शानदार दावत भी दी। मैंने शहर में नया उपकरण खरीदने का भी फैसला किया। रास्ते में सोरा की 2 बहनें मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके एल्फ कबीले की पहचान उजागर हो जाएगी। सावधानी और सतर्कता के दौरान बच्चों को तानिया के गुर्गों ने उसे ढूंढने के लिए डरा दिया। वे 2 लोग थे जिन्हें तानिया ने स्टेन ब्रिज पर पीटा था, उनकी नाक तोड़ दी थी। जब वे उनकी चापलूसी करते तो बड़ी बहन तानिया को बहुत गर्व होता। इस बीच कनाडे सड़क के किनारे एक फल विक्रेता से बात कर रही थी और उसे एक सेब उपहार में मिला, क्योंकि कनाडे ने पहले उसकी सामान उठाने में मदद की थी। कनाडे और तानिया को इंसानों के साथ घुलते मिलते देखकर दोनों बहनें काफी हैरान थीं। अचानक बच्चों का एक झुंड उनके सामने आ गया, जिससे वे चौंक गईं। एक बच्चा मुझे चिढ़ाते हुए बोला, क्या तुम फिर से घर में और पत्नी ला रहे हो? इससे दोनों बहनें शर्मिंदा हो गईं। बच्चों की तारीफ सुनकर सोरा और भी शर्मा गई, लेकिन इसके विपरीत लूना जोर से हंसी और उन्हें थोड़ा डराने भी वाली थी, जिससे लगभग उनकी पहचान उजागर हो जाती। सौभाग्य से मैं और सोरा समय रहते उसे रोक पाए। सोरा ने लूना को चेतावनी दी कि यदि वो जादू का प्रयोग करती है तो एल्फ रेस के पंख दिखाई देंगे। यदि मनुष्यों को पता चल गया तो ये बहुत परेशानी वाली बात होगी। आखिरकार हम शहर की नंबर 1 हथियार की दुकान पर पहुंचे। इस हथियार की दुकान का मालिक एक चिड़चिड़ा बौना है। कनाडे इस सख्त मालिक से काफी डरती है, लेकिन दूसरी ओर तानिया को इन बौनों को केवल सनकी लगता है। ये सुनकर मालिक ने कनाडे को डराते हुए उसकी ओर देखा। इस बीच लूना ने एक चाबुक जैसे हथियार की खोज की, जिसने उसे उत्सुक कर दिया। उसने सोचा कि क्या मॉन्स्टर टैमर के संबंध में उन्हें इस तरह की वस्तु का उपयोग करना चाहिए, इसे उन लोगों को पीटने के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो बात नहीं मानते। इससे बेहतर क्या हो सकता है? सचमुच लूना का काला दिल सोरा को डराता है। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने जल्दी से एक तेज चाकू चुना जो मेरे हाथ में फिट बैठता हो। मुझे इसे पकड़ने में अजीब सी अनुभूति हुई, हालांकि ये बिल्कुल भी बुरा नहीं दिखता था। इस समय एक लंबा मजबूत आदमी अंदर आया। उसने दुकानदार के मुंह पर पैसों का ढेर फेंका और अपने लिए सबसे शानदार तलवार का ऑर्डर देना चाहा। मालिक ने जल्दी से उसे बेचने के लिए सबसे छोटी लंबी तलवार ली। इस समय मैं दुकान के मालिक से पूछने आया। मुझे संदेह है कि वो कुछ छिपा रहा था, क्योंकि तलवारों के बाहरी हिस्से को देखकर मुझे नहीं लगता कि वे सबसे अच्छी तलवारें थीं। अचानक सब खामोश हो गए। फिर मालिक मुस्कुराया और मेरी दूरदर्शिता की प्रशंसा की, जैसे अभी छुरी की तरह यहाँ की हर चीज वो चीजें हैं जो उसने अपने खाली समय में बनाई हैं। दूसरे शब्दों में वह बहुत ऊंचे दामों पर बेच रहा था। ये देखकर सोरा को उस बौने व्यक्ति का फिर से मूल्यांकन करना पड़ा। दुकानदार इन बच्चों की बातों से काफी परेशान था, इसलिए उसने उन्हें अपना प्रिय संग्रह दिखाया। मैं सोचता हूँ कि वो ऐसे असाधारण काम कैसे कर सकता है और फिर भी इस तरह ग्राहकों को धोखा देता है। दुकान के मालिक को बस इतना लगता है कि ये उनके लिए एक छोटी सी परीक्षा है, क्योंकि हाल ही में केवल वही ग्राहक जो अपनी क्षमता और उपयुक्तता पर विचार नहीं करते, हैम्बल की केवल पैसे का ढेर फेंक देते हैं और उच्च स्तरीय हथियार मांगते हैं। जिन हथियारों को उन्होंने पूरे दिल से बनाया था वे नए मॉडल आने पर फेंक दिए जाते थे। ये दृश्य उन्हें बहुत निराश करता था।
उनके जैसे लोहा के लिए उत्पाद उनके बच्चों की तरह थे। अचानक यह सुनकर तानिया कहीं से प्रकट हुई मालिक की ओर दौड़ी और व्यक्त किया कि वो वास्तव में उसे समझती है। इससे मालिक बहुत खुश हुआ। कुछ देर बात करने के बाद बोना मालिक मुझे काफी पसंद करने लगा, इसलिए उसने मेरे लिए एक विशेष हाई-एंड हथियार बनाने पर सहमति जताई। लेकिन एक शर्त थी, उसके पास सामग्री नहीं थी। जैसे ही हम ये बात उत्साह से सुन रहे थे सब कुछ शांत हो गया। इसके बाद मेरी टीम सभा में लौट आई। आज इतनी भीड़ देखकर कनाडे दौड़ी और नताली से मिली और उसे पता चला कि डेमन किंग को हराने के लिए हीरो एरियस यहाँ नए सहायक सदस्य भर्ती करने आए हैं। ये जानकर मेरा चेहरा मुरझा गया, लेकिन मैं कनाडे और तानिया को अपनी चिंता नहीं कराना चाहता था, इसलिए मैंने उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि मैं ठीक हूँ। इस समय नताली ने दो बहनें ल्यूक और सोरा की उपस्थिति को महसूस किया और उनका अभिवादन किया। सोरा मेरे पीछे छिप गई और झिझकते हुए अपना परिचय दिया, लेकिन लूना आत्मविश्वास से आगे खड़ी थी और स्पष्ट रूप से अपना पूरा नाम अपने भाई को बताया। जब नताली ने उनके रिश्ते के बारे में पूछा तो लूना ने एक डार्क जवाब दिया, जिससे नताली को गलतफहमी हुई कि मैंने बच्चों पर हाथ उठाया। इससे मुझे नताली को तुरंत समझाना पड़ा। उसके बाद मैंने नताली को अनुमोदन के लिए एक कार्य अनुरोध दिया। अनुरोध में हमने हथियार की दुकान के मालिक अगेंस्ट से मिडरेन खदान की जांच का अनुरोध किया। तनिया के ज्ञान के अनुसार मिडरेन से बनी कोई भी चीज इतनी शानदार होगी कि उसे आजीवन इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि ये काफी दुर्लभ है, लेकिन उसके पूर्वजों ने उसे ये खदान सौंपी थी, इसीलिए उसके पास सामग्री की कोई कमी नहीं है। लेकिन हाल ही में ऐसा लगता है कि मिडरेन अयस्क का कहीं भी कोई संकेत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये पूरी तरह से निकाला गया है, क्योंकि यदि खनिज समाप्त हो गए होते तो उत्पादन निश्चित रूप से धीरे धीरे कम हो जाता। लेकिन अगर ये अचानक अजीब तरह से गायब हो जाती है तो मुझे लगता है कि शायद इसका कारण खदान से जुड़ा होगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं, हैकनाडे और तानिया पहले से ही जानती थी कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैंने अपने मालिक से कहा कि हम खान की जाँच करें। मेरी आंखों में जोश और विश्वास देखकर उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया। जब गांस ने हमारी मदद करने के बाद हमें मुआवजा देने का जिक्र किया तो मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी। मैं बस उनके द्वारा बनाए गए हथियार का मालिक बनना चाहता था। इससे मालिक हैरान और प्रसन्न होकर सहमत हो गया। उसके बाद पूरा समूह चल पड़ा। आज इस खदान तक का रास्ता काफी करीब था, इसलिए हमें लगा जैसे हम पिकनिक पर जा रहे हों। इसके विपरीत सोरा की दो बहनों के पीछे मैं इतनी थक गई थी कि मेरी सांस नहीं निकल रही थी। मेरा सिर घूम रहा था, मेरा सर चकरा रहा था और फिर वे और सहन नहीं कर सकीं और बर्फ की तरह पिघल गईं। हम थोड़ी देर आराम किया। गर्मी बहुत ज्यादा महसूस हुई। सौभाग्य से हमारे सामने एक ठंडा तालाब था, डुबकी लगाने के लिए बहुत उपयुक्त था। उन्होंने मुझसे जोर देकर कहा कि मैं उन्हें तैरने के लिए ले जाऊं। मेरे कुछ कहने से पहले ही कनाडे ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। सौभाग्य से तान्या ने उसे समय पर रोक दिया। एहतियात के तौर पर मैंने अस्थायी रूप से एक गिलहरी के साथ एक अनुबंध किया, ताकि अगर कोई खतरा हो तो वो कनाडे के समूह को तुरंत सूचित कर दे। जहां तक मेरा सवाल है, मैं थोड़ी देर झपकी लूंगा। इस तरफ जब बहनें पानी में भीग रही थीं, अचानक दो छोटी लड़कियों ने अपने पैर फैला दिए। कनाडे और तानिया ने पूछा तो पता चला कि वे जानना चाहते हैं कि उनके जैसे बड़े स्तन कैसे प्राप्त करें। कनाडे और तानिया ने उन्हें दिलासा दिया, कहते हुए कि वे भी बड़े हो जाएंगे। वे खुशी खुशी खेल रहे थे। तभी पानी में किसी चीज ने कनाडे को डरा दिया, जिससे वो चीख पड़ी। मैं भी सो रहा था और चौंक कर उठ गया और देखने के लिए उसकी ओर भागा कि क्या हुआ था, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ लूना थी, जिसने कनाडे को डराने के लिए एक मछली में अपना हाथ डाला था। मेरी उपस्थिति से सभी चौंक गए और मैं शर्म से मुंह फेर लिया। जल्द ही मुझे बहनों की अदालत में माफी मांगनी पड़ी। अप्रत्याशित रूप से कनाडे और तानिया नाराज नहीं हुए, बल्कि वे बहुत खुश हुए कि मैंने उनकी चीखें सुनी और उनकी चिंता करने के लिए दौड़ा। मुझे बहनों ने माफ कर दिया और मैं फिर से खुश हो गया। आखिरकार तमाम परेशानियों के बाद हम मिडरेन की खान पर पहुंच गए। हमने छिपकर निरीक्षण किया। मेरे विचार से इस जगह पर अवैध खनन हो रहा था और आसमान में उड़ने वाले पक्षी अपने मालिक को इशारा कर रहे थे। जैसा कि उम्मीद थी, अवैध खनन करने वालों ने किसी के आने का पता लगा लिया, इसलिए वे आक्रामक रूप से बाहर आए। मुझे लगा कि इस स्थिति में हमें भी सामना करने के लिए बाहर निकलना होगा, इसलिए मैंने बहनों से धीरे धीरे हाथ चलाने को कहा। लेकिन हल्का हाथ होने के कारण वे सभी बेहोश हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप मैं उनसे जानकारी निकालने के लिए पूछताछ नहीं कर सका। अचानक सोरा ने सुझाव दिया कि वो जादू से उनकी यादें देख सकती है। दोनों बहनों ने अपनी यादों को देखना शुरू किया और पाया कि मैंने सही अनुमान लगाया था। लड़की ने इन पुरुषों को अवैध रूप से खनन करते हुए देखा और वे साहसी भी थे। मेरी मदद करने के बाद दोनों बहनों ने कनाडे और तान्या की तरह जब इस बार हम खदान में घुसपैठ करेंगे और मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ कि जब उनकी पहचान उजागर हो तो वे तैयार रहें, क्योंकि दुश्मन आसमान से हम पर नजर रख रहे हैं। हमें यकीन है कि दुश्मन की तरफ भी एक बीस्ट मास्टर है। जैसे ही हम खदान में घुसे, हमें एक जादुई आग का गोला हमारे ऊपर फेंका गया। सौभाग्य से सोरा और लूना नाम की दो बहनों ने इसे रोकने के लिए कदम बढ़ाया। दोनों बहनें चाहती थीं कि ये मामला जल्दी सुलझ जाए ताकि वे फिर से मेरा सिर सहला सकें। तानिया और कनाडे ने भी उनकी मदद के लिए जल्दी से भाग लिया। बाकी को मैं संभाल लूंगा। उसने अवैध खनन का अपराध किया था, लेकिन फिर भी उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और उसने मुझे छुरा घोंपने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने उसे नीचे गिरा दिया।
वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और उसने लड़ने के लिए बी क्लास मॉन्स्टर बेहेमोथ को बुलाया। तान्या के समूह ने महसूस किया कि वो व्यक्ति एक मॉन्स्टर टेमर है। तार्किक रूप से राक्षसों को पालतू बनाने के लिए सामान्य से कई गुना अधिक तकनीक और जादू की आवश्यकता होती है। उन्होंने परिचय दिया कि ये एक ऐसा राक्षस था जिससे वे उसके जन्म के बाद से मिले थे और तब से उसे पाला है, इसलिए ये उनके प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं होगा। बेहेमोथ ने आदेश लिया और मुझ पर हमला करने के लिए झपटा। उसका हमला बहुत शक्तिशाली था। उन्हें डर था कि ये खदान ढह जाएगी। राक्षस से लड़ते समय मैंने उन्हें पहले बाकी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का इशारा किया। तनिया बाहर से निगरानी करेगी और कैनेडे मेरी मदद करने आएगी। मैंने कैनेडे को उस आदमी को अक्षम करने का निर्देश दिया, जबकि मैं बेहेमोथ से लड़ूंगा क्योंकि वो उस आदमी के आदेश पर काम कर रहा है। इसके बजाय इसे रोकने के लिए मैं उस राक्षस को पकड़ना होगा जो अधिक तेज होगा। सचमुच बेहेमोथ बहुत जोर से मारता है, लेकिन उसके हमले बहुत सरल हैं। अब जब मुझे इसकी चाल का पता चल गया है तो ये मुझे छू भी नहीं सकता। हालांकि अगर इसे जल्द ही ठीक नहीं किया गया तो ये खदान ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। इस तरफ कैनेडे ने अभी अभी उस आदमी को चुप कराया है। मुझे उस राक्षस को हराने का एक तरीका सूझ गया है, लेकिन मुझे डर है कि मैं उसे कर नहीं पाऊंगा। सौभाग्य से मेरी याददाश्त में कैनेडे के प्रोत्साहन की गूंज सुनाई दे रही है, जिससे मुझे खुद पर भरोसा करने का फैसला करने में मदद मिली ताकि मैं किसी को निराश न करूं। मैंने बेहेमोथ को वश में करने और उसे अपने नियंत्रण में लाने में सफलता पाई है। मैंने बेहेमोथ पर उस आदमी के प्रभुत्व को ओवरराइड किया है। वैसे किसी बीस्ट मास्टर के प्रभुत्व को चुराना असंभव है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मेरे पास उतनी शक्ति हुई जितनी लोग कहते हैं तो शायद ये संभव है। आदमी अब भी इस सच्चाई को स्वीकार करने में असमर्थ था कि उसने बेहेमोथ पर अपना प्रभुत्व खो दिया है, इसलिए उसने अपनी क्षमता को उत्तेजित करने के लिए उस पर अपनी आज्ञाओं को थोपने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से वह आदमी उस पर हमला कर बैठा। उस खतरनाक क्षण में मैंने उसे नीचे गिराने के लिए एक आग के गोले से बेहेमोथ को रोकने में कामयाबी हासिल की। वो आदमी आखिरकार समझ नहीं पाया कि वो क्यों हार गया, इसलिए मैंने समझाया कि राक्षसों और मनुष्यों के बीच यहाँ तक कि पालतू होने पर भी शत्रुता को दूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसने उसकी शत्रुता पर प्रतिक्रिया की जिससे वो नियंत्रण से बाहर हो गया। इसलिए मैंने इसे नियंत्रित करने के लिए इसे रोकना पड़ा। अनधिकृत खनन समूह की कहानी सुनने के बाद मुझे पता चला कि उन सभी में एक बात समान थी। उन्होंने गांज से हथियार खरीदे, उन्हें नकली माल मिला जो उन्होंने अपने खाली समय में बनाया था। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने मिड्रिन चुराने की योजना बनाई ताकि वो हथियार न बना सके। जब गांज को सूचित किया गया तो वह काफी उलझन में थे। उन्होंने ग्राहकों और हथियारों दोनों के साथ परीक्षा के रूप में चालें चलने के लिए अपराध बोध भी महसूस किया। मैं बहस नहीं करता और मालिक की निराशा से सहमत हूं और मैं गांज के हाथ पर हाथ रख कर उससे सुधार करने की विनती करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी गलतियां करना और हमें बस उन्हें जानना और सुधारना है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप पहले की तरह प्रत्येक हथियार बनाने में अपना पूरा ध्यान लगाएं और सब ठीक हो जाएगा। गांस अपनी उम्र में एक बच्चे से उपदेश सुन रहे थे, लेकिन वे नाराज नहीं हुए और बेहतर के लिए बदलने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करने के लिए गांस मेरे लिए एक हथियार बनाना शुरू करेंगे। ये सुनकर मैंने अपने मालिक से फुसफुसाया कि मैं इसे अपने विचार से बनवाना चाहता हूँ। वे गुप्त रूप से बात कर रहे थे, जिससे कैनाडे का समूह काफी उत्सुक हो गया। इस बीच एरियस का समूह अतिरिक्त सहायक सदस्यों की भर्ती करने में व्यस्त था, लेकिन कोई भी संतोषजनक नहीं मिला। भले ही कोई बीस्ट मास्टर आवेदन करने आया हो, लेकिन वो केवल एक जानवर को नियंत्रित कर सकता था और लड़ भी नहीं सकता था, इसलिए एरियस ने सीधे मना कर दिया। वो एरियस द्वारा पूछे जाने पर भी बहुत भ्रमित था कि क्या वो सबसे शक्तिशाली कबीले की कमान संभाल सकता है, क्योंकि एक मानव जानवर वश में करने वाले के लिए सबसे शक्तिशाली कबीले की कमान संभालना असंभव था। जब एरियस ने आखिरी व्यक्ति को छांट दिया तो वो निराश और थका हुआ लग रहा था। मीना को लगा कि न केवल वो आदमी अभी अभी गया था, बल्कि भर्ती में भाग लेने वाले अन्य लोग भी सहायक भूमिका के लिए योग्य थे। लेकिन एरियस किसी से भी संतुष्ट नहीं था और वे मुझसे तुलना भी कर रहे थे। उसे लगा कि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो वे अपनी यात्रा जारी नहीं रख पाएंगे और दुष्ट राजा को हराने का मिशन अभी भी बहुत दूर रहेगा। इसलिए वह एरियस के पास ये कहने गई कि उनके चयन मानदंड उनके लिए थोड़े कठोर थे, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। क्योंकि मैं अब वहां नहीं था, इसलिए ये क्रोध स्वतः ही उस पर आ गया। भले ही वो असंतुष्ट थी, लेकिन देवताओं की सेविका का कर्तव्य होने के कारण मीना ने दांत पीसकर सहन कर लिया। ऐसा कहने के बाद एरियस ने मीना को आराम करने के लिए भेज दिया। जाने से पहले उसने उसे ज्यादा चिंता न करने की सलाह दी, क्योंकि उसका काम इस दुनिया को बचाना था। लेकिन एरियस के लिए उसने ऐसा महसूस नहीं किया, क्योंकि दुनिया को बचाने से पहले उसकी पहली प्राथमिकता किसी भी कीमत पर मुझे खत्म करना था। अगले दिन मैं सम्मेलन में गया और गांज के खदानों का अवैध रूप से खनन करने वालों के साथ क्या हुआ इसके बारे में पूछा। नताली ने खुलासा किया कि उस घटना के बाद उन्हें साहसी का दर्जा छीन लिया गया था और उन्हें जबरन मजदूरी करनी पड़ी थी, क्योंकि अवैध खनन और राक्षसों को पालना दो बहुत गंभीर अपराध हैं। उसने सोचा कि ये एक उचित दंड है। मैं निराश चेहरे के साथ बाहर आया। सोरा और लूना नाम की दो बहनों को जो हुआ वो बताया। फिर मैंने दोनों बहनों को फूड मार्केट घुमाया और उन्हें 2 गर्मागर्म हॉट डॉग खरीद कर दिए।
क्योंकि वे बहुत स्वादिष्ट थे उन्होंने कुछ ही देर में खा लिए और फिर पछताने लगीं। इस समय लूना ने मुझसे उन क्षमताओं के बारे में पूछना चाहा जो मेरे 2 बहनों के साथ अनुबंध करने के बाद मेरे पास होंगी, क्योंकि मेरे पास पहले से ही कनाडा से शारीरिक क्षमताएं और तान्या से उन्नत जादू था। इसलिए वे जानना चाहते थे कि 2 बहनों से अनुबंध करने के बाद क्या बदला। हालांकि वे दोनों मेरे जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं, लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरे पास कुछ खास है या नहीं। मेरे ठंडे जवाब ने दोनों बहनों को घबराया और भ्रमित कर दिया। उन्हें यकीन था कि मेरे पास उनकी जाति का भी वो अंतिम जादू है, क्योंकि अंतिम जादू एक गुप्त तकनीक है जो उच्च और अति उच्च स्तरों से भी परे है, जिसका उपयोग केवल उनकी इल्प जाति ही कर सकती है। हालांकि सोरा के समूह ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि मुझे ये मिल जाएगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जितना अधिक मैंने कहा उतना ही मैं समझ नहीं पाया, जिससे दोनों बहनें निराश हो गईं, क्योंकि अनुबंध के बाद बड़ी 2 बहनों की तरह कुछ भी नहीं था। वे तो खुद को असफल आत्मा पशु कहते थे, जिससे मैं उलझन में पड़ गया और समझ नहीं पाया कि क्या करूं। इसलिए मैंने उन्हें दिलासा देने के लिए उनके सिर पर हाथ फेरा, उन्हें दुखी न होने और खुद को ऐसे दोष न देने के लिए कहा। वे सोचते हैं कि मैं उन पर इतना भरोसा क्यों करता हूँ, क्योंकि वे लोग थे जिन्हें गाँव ने छोड़ दिया था और जिन्होंने बुरी चीजें झेली थीं। वे महसूस करते हैं कि मैं बहुत अलग हूँ, क्योंकि मेरे साथ अबले ही मजबूत लोग हों, मुझे उनकी आवश्यकता है। तो मैं उनके लिए विस्तार से समझाने बैठ गया। मैंने अपने अतीत की दुखद कहानी भी बताई कि मैं एक आत्मविश्वासी व्यक्ति नहीं था, हमेशा उपयोगी बनने की कोशिश करता था, लेकिन अंत में मुझे निकाल दिया गया। इसलिए मैंने अनुभव से सीखा, मैं उन साथियों के साथ विश्वास बनाना चाहता हूं जिनके साथ मैं जाना चाहता हूं, और इसमें सोरा और लूना दोनों मेरे साथ ही शामिल हैं, भले ही अनुबंध से कोई क्षमता ना हो। ये कहानी सुनने के बाद दोनों छोटी लड़कियों को भी अधिक सक्रिय और आशावादी महसूस हुआ, जिससे मुझे बहुत राहत मिली। हम टहल रहे थे जब हमारी मुलाकात एक सुनहरे बालों वाले बदमाश से हुई। उसकी बातों से दोनों बहनें डर गईं। उन्हें लगा कि ये कोई गंभीर मामला है, लेकिन पता चला कि ये बस एक लंपट था जिसने उन दोनों को अपनी पत्नियां बनने की इजाजत दे दी। यह सुनकर दोनों ने तिरस्कार से उसकी ओर देखा। बाहर निकलते ही सुनहरा बाल वाला मजे करने वाला 2 खूबसूरत लड़कियों को सड़क पर देखता है। सोरा का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है जब एक ऐसे व्यक्ति ने, जिससे वो पहली बार मिली है, उसे अपनी स्त्री बनने की अनुमति दी है। इस बीच बगल में लूना उसे डांट रही थी, उसे मूर्ख कह रही थी। वे जितना अधिक ऐसा कहते थे उसे उतना ही अधिक वे दिलचस्प लगते थे। ये व्यक्ति एगा फ्रॉगवियर है, इस होराइजन शहर पर शासन करने वाले प्रभु का पुत्र। वो बार बार मनाता रहा, लेकिन सोरा की दोनों बहनें सहमत नहीं हुई, इसलिए उसे बलपूर्वक उपाय करने पड़े। उसने सोचा कि अधिक साथियों के साथ वो जीत जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मैंने उन सभी को कुछ ही पलों में हरा दिया। फिर भी एगा ने हार नहीं मानी, वह किसी भी कीमत पर दोनों बहनों को हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने मुझे दोनों बहनों को सौंपने के लिए मजबूर करने हेतु शहरवासियों को दंड के रूप में इस्तेमाल किया। वो लोगों को केवल अपने औजारों के रूप में देखता था, इसलिए उसे परवाह नहीं थी। मेरे अवचेतन में विरोधियों की स्थिति बिखरी हुई थी। अगर मैं एक को बचाता तो दूसरे घायल हो जाते, जिससे मुझे समझ नहीं आता कि क्या करना है। हालांकि दोनों बहनें मदद करना चाहती थीं, मुझे डर था कि अगर उन्होंने जादू का इस्तेमाल किया तो लोग उन्हें एल्फ कबीले से पहचान लेंगे। ऐसा करने के बाद वे शायद शहर में आजादी से नहीं रह पाएंगी। दोनों बहनें बहुत खुश थीं और मैं उन्हें ऐसे जाने नहीं देना चाहता था। समाधान की तलाश में मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा। मुझे एक जुआ खेलना था। मैंने अग्निगोला के जादू के लिए लगातार मंत्रों का इस्तेमाल किया। यह अब भी एल्फ कबीले का एक विशेष कौशल है, इसलिए सोरा और लूना ने इसे तुरंत पहचान लिया। केवल यही चीज विरोधी गुट को डराकर पीछे हटने पर मजबूर कर सकती है। सोरा के समूह ने भी आकर मेरे समूह की रक्षा करने के लिए धन्यवाद दिया, और शहर के कुछ लोग भी मेरे जैसे पशुपालक की बहुत प्रशंसा करते थे। एक बूढ़ी औरत ने अचानक हमें वहां से तुरंत भाग जाने की सलाह दी, जिससे हम काफी हैरान हुए। कहीं मुझे एहसास नहीं हुआ कि एरियस एक तरफ खड़ा मुझे ध्यान से देख रहा था। घर लौटकर दोनों बहनों ने उत्साह से कानाडे और तानिया को उनके कबीले के बारे में, अपनी नई चाल के बारे में बताया। मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा था, क्योंकि इस निरंतर मंत्रोच्चार के साथ दोनों शक्ति और सटीकता में मैंने विशेष प्रशिक्षण के दौरान इसे बेहतर ढंग से सीखा था, जिससे उन्हें अनुबंध किया गया था। अब लूना और उनकी बहन भी थोड़ा गर्व से सिर उठा सकती है, क्योंकि वे भी कनाडे के समूह की तरह उत्कृष्ट आत्मा जानवर थे। यह सौभाग्य की बात है कि वे सुरक्षित थे, इसलिए तानिया और कनाडे ने फिलहाल राहत की सांस ली। मैंने शहर के लोगों को कहानियां सुनाते हुए सुना, और मुझे एहसास हुआ कि मैं उनसे कहीं ज्यादा डरावना हूं जितना वे सोचते हैं। उसने अपनी हवेली में उन लड़कियों का अपहरण और कैद किया जिन्हें वो पसंद करता था, और कथित तौर पर उनका यौन उत्पीड़न भी किया। स्वामी भी ईगा को बहुत लाड़ प्यार करते थे, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था, इसलिए ईगा के किसी भी गलत काम को तुरंत बिना किसी सबूत के मिटा दिया जाता था। तानिया अपने उग्र स्वभाव के साथ तो तुरंत लॉर्ड की हवेली में आग लगाने तक चली गई, क्योंकि उसे लगा कि अंततः वे सोरा के समूह मुझे या यहाँ तक कि शहर के लोगों को भी निशाना बनाएंगे। मैं चुपचाप सोचता था कि इस शहर के सभी अंधेरे पहलुओं को जानने के बाद मैं लोगों को और भी बचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं केवल एक पशु चिकित्सक होने से बाधित था कि एक बहादुर नायक। इस समय मेरी खामोशी को देखकर कनाडे और तानिया ने मेरे विचार समझ लिए।
वे जानते थे कि भले ही मैं सभी को बचाना चाहता था, फिर भी मैं शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों के प्रति सतर्क था। इसलिए मैं उनके और शहर के लोगों के बीच हिचकिचा रहा था। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि वे भी इस शहर को बचाना चाहते हैं। लोगों के समर्थन को महसूस करने से मुझे और अधिक शक्ति मिली, जिससे मैं इस शहर को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हुआ। इस बीचेगा सैनिकों को दोपहर में हुए नुकसान को छिपाने का आदेश दे रहा था और उनसे मेरे बारे में पता लगाने और मुझे उसके पास लाने के लिए भी कह रहा था, क्योंकि उसने मुझे एक शर्मनाक हार देने के लिए मुझसे नफरत की जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सका। गुस्से में उसने लगातार यातना देने के लिए एक जानवर लड़की को बुलाया। इस ओर मैं और कनाडे नुकसान की रिपोर्ट देने के लिए नाइट्स के पास गए। जब हमने लॉर्ड के बेटे एगा के हिंसक व्यवहार की जांच का अनुरोध किया तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो हकलाने लगिया, नहीं जानती थी कि क्या जवाब देना है। फिर सैनिकों का एक समूह खड़ा हुआ और मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक छोटी सी बहस थी, इसलिए वे जांच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे चेतावनी दी कि मैं लॉर्ड एगा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के आरोप से सावधान रहूं। उनके रवैये से कोई मदद नहीं मिली, इसलिए मैं वापस आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि वे एगा के मामले को छिपा रहे हैं, इसलिए जांच के बावजूद उन्हें कोई सबूत नहीं मिलेगा। अचानक कनाडे को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो स्टेला नाम की एक महिला शूरवीर थी। उसे गलत समझा गया कि वो हमारा पीछा कर रही है, इसलिए उसने सिर झुकाकर माफी मांगी, जिसने मुझे काफी आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक ऐसे शूरवीर जिसका आत्मसम्मान ऊंचा हो हमारे सामने सिर झुकाएगा। स्टेला एक महिला घुड़सवार है जो वर्तमान में होराइजन नाइट ब्रिगेड शाखा के डिप्टी कैप्टन है। हमें आश्चर्य हुआ क्योंकि बात करने से पहले ही स्टेला ने हमें धन्यवाद दिया। पहले स्टेला ने एक साहसी व्यक्ति के बारे में सुना था जिसने एक कैट एल्फ की महिला के साथ मिलकर ब्लैक टस्क आपराधिक गिरोह को खत्म कर दिया था, और यहाँ तक कि आप एक शूरवीर के रूप में कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए आप वास्तव में लॉर्ड समूह के कदाचारों पर मुकदमा चलाना चाहती हैं और मेरे समूह के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त करती हैं। स्वामियों के साथ मिली भगत के कारण शूरवीर अपने कर्तव्य को भूल गए, केवल भोग विलास में लिप्त रहे, यहाँ तक कि स्वामी या उनके बेटे के अपराधों को भी छिपाते रहे और उन लोगों को भी तुच्छ समझते रहे जिनकी उन्हें रक्षा करनी चाहिए थी। कप्तान जूलियट भी ऐसा ही कर रही थी। इसलिए स्टेला वास्तव में नाइट स्क्वाड को उसके मूल स्वभाव में वापस लाना चाहती थी। उसने ईगा के अपराधों की निंदा करते हुए उन दोनों के प्रकटीकरण को देखा। इसने उसे आशा की एक किरण दिया, शायद कुछ मोड़। स्टेला ने मुझसे विनती की कि क्या मैं उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो शक्ति उधार दे सकता हूँ। मुझे थोड़ा संदेह था कि ये एक चाल है, लेकिन कनाडे ने मुझे आश्वस्त किया कि स्टेला कोई बुरी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मुझे उससे कोई बुराई महसूस नहीं हुई। कनाडे के फैसले को सुनकर मैंने स्टेला के साथ सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। उसने मुझसे पूछा कि मैं लॉर्ड के बेटे पर आरोप लगाने का इरादा क्यों रखता हूँ। जब मैंने कहा सिर्फ इसलिए कि मैंने देखा है मैं ऐसा करूंगा, इससे स्टेला जोर से हंसी। ये इसलिए नहीं था कि वो मुझे नीचा दिखाती थी, बल्कि इसलिए था कि मैंने बहुत गंभीरता से जवाब दिया और मेरे व्यक्तित्व ने उसे काफी प्रिय बना दिया। ऐसा कहने के बाद ऐसा लगा कि स्टेला हिल गई थी, इसलिए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें सांत्वना देने के लिए मैंने एक प्रोत्साहन के रूप में स्टेला को गले लगा लिया। पहला कदम मैं उन्हें फंसाकर नाइट टीम को साफ करने में मदद करूंगा। ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कप्तान जूलियट और लॉर्ड के बीच मिली भगत के सबूत शहर के बाहर एक गोदाम में छिपाए जा रहे हैं। जूलियट भी इस पर ज्यादा विश्वास नहीं करती, क्योंकि अगर अफवाहें सच होती तो वे मर जाते। इसलिए वह सावधानी से और जल्दी से इसे निपटाना चाहता था, ताकि नौसिखिए शूरवीरों को मूर्ख बनाया जा सके जो अभी भी शिष्टता के आदर्शवादी विचारों को पकड़े हुए थे। जूलियट ने सैनिकों को कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। अविश्वसनीय रूप से जब वे अंदर घुसे तो उन्हें सोरा और लूना के समूह ने रोक लिया। गोदाम के अंदर मैंने उस हथियार का इस्तेमाल किया जो मैंने अभी अभी बोनो की दुकान से खरीदा था। ये एक अद्भुत कवच है जो मुझे 100% सटीकता के साथ निशाना लगाने में मदद करता है। आखिरी गोली मैंने जूलियट के लिए छोड़ी थी, लेकिन उसने उसे देख लिया और चकमा दे दिया। अपने सहकर्मी को पहचानते हुए जूलियट बहुत हैरान हुई। स्टेला ने भी उसे छिपाया नहीं और उससे कहा कि उसके साथियों और अधीनस्थों ने शूरवीरों की पूरी शाखा को दबा दिया है और उसके भ्रष्टाचार के सबूत भी हैं। जब जूलियट ने स्टेला को मेरा नाम लेते हुए सुना तो वो जाग गया और मुझे लॉर्ड ईगा को सौंपने के लिए तलवार निकाली। स्टेला बहुत गुस्से में थी और इस मामले को खुद खत्म करने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी। जूलियट ने उसे देशद्रोह के आरोप में फांसी दिए जाने की धमकी दी, फिर वो उस पर झपटा और उसने उसे मारा। वास्तव में स्टेला उसके सामने टिक नहीं पाई, लेकिन वो डरी नहीं और लड़ती रही। उसने एक मजबूत वार करके उसे गिराने का फैसला किया। इस बीच ईगा उसे यातना दे रहा था, क्योंकि उसने ईगा से कहा था कि जूलियट के समूह को पकड़ लिया गया है और अब स्टेला नाइट स्क्वाड का नेतृत्व कर रही है। भले ही वे पूरी तरह से घिर चुके थे, फिर भी उन्होंने इस उम्मीद में लापरवाही से आशावाद बनाए रखा कि घर पर कुछ सैनिक थे और वो काफी था। अचानक खिड़की के पास से एक कमजोर आवाज आई। वो एरियस था, जिसने वेश बदलकर मेरे खिलाफ सहयोग की पेशकश की थी। ये सुनकर कि मैं ही वो व्यक्ति था जो सबसे शक्तिशाली कबीले का नेतृत्व कर सकता था और उसके सारे पद, प्रसिद्धि, धन और महिलाओं को छीन ले जाएगा, बेहद क्रोधित हुआ। इस समय एरियस ने उसे एक जादुई अंगूठी फेंकी और उससे मुझे खत्म करने के लिए कहा।
एगा में नकारात्मकता और नफरत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, जिससे एरियस बहुत खुश हुआ क्योंकि इससे अंगूठी की शक्ति और बढ़ जाएगी। स्टेला नाइट टीम की कप्तान के पद पर पदोन्नत होने के बाद जांच शुरू कर दी। उसने सैनिकों को विला में ले जाया और लॉर्ड की तत्काल जांच की मांग की। उसने ये भी घोषणा की कि जूलियट पूर्व कप्तान को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। स्टेला के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया और उन्होंने उसे रोकने के लिए सैनिकों का एक दल भेजा। अगर ऐसा है तो स्टेला के समूह को हमला करने के लिए कवच पहनना होगा और इस बार उनके पास 2 खूबसूरत लड़कियों कनाडे और तानिया का साथ है। विश्राम गृह के अंदर एगा ने उन्हें बाहर लड़ते हुए देखा और उनका मजाक उड़ाया। उसने उन 2 सबसे मजबूत कबीलों को भी देखा जिन पर मैं शासन कर रहा था अंदर आते हुए। वो अपनी अंगूठी का इस्तेमाल करके उनके अनुबंध को तोड़ देगा, जिससे उनके पास लड़ने का कोई कारण नहीं रहेगा। इसके बजाय वह उनका नया स्वामी बन जाएगा। इधर मैंने हवेली में ध्यान भटकाने और घुसपैठ करने में कामयाबी हासिल की है। हमारा काम बंधकों को बचाना है। लेकिन लूना बहुत शोर कर रही थी, जिससे सोरा और मुझे डर था कि एगा उन्हें पकड़ लेगा और उनकी गर्दन तोड़ देगा। उसके बाद लूना और सोरा ने एक खोज जादू किया। जब उन्हें लोग मिल जाते तो वे उन्हें तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते। इस तरह कनाडे के समूह जो ध्यान भटका रहे थे अपनी पूरी ताकत झोंक सकते थे और फिर वे सामंती प्रभुओं के पिता पुत्र को पकड़ लेंगे, भ्रष्टाचार के सबूत हासिल कर लेंगे और जीत उनकी ओर झुक जाएगी। इस समय लूना को अजीब लगा, क्योंकि अगर इंसानों को पकड़ा गया तो तहखाने में भारी मात्रा में जादुई ऊर्जा को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। लूना एक विशाल गैर मानवीय प्रतिक्रिया महसूस कर सकती थी और यह जादू की मात्रा बहनों दोनों के बराबर थी। मुझे संदेह था कि यह सबसे शक्तिशाली कबीलों में से एक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि सबसे शक्तिशाली कबीलों में से एक यहाँ क्यों है। मैं सोरा और लूना को तलाश जारी रखने दूंगा, बाकी मैं उस जादुई शक्ति का पता लगाऊंगा, क्योंकि इस स्थिति में ज्ञात पहचान वाले पात्र को नजरअंदाज करना एक बुरी चाल होगी। सोरा और लूना मेरे अकेले जाने को लेकर काफी चिंतित थे, क्योंकि जादुई शक्ति उनके बराबर थी, लेकिन फिर भी वे उदास थे जब मैंने उन्हें आश्वस्त करने के लिए उनके सिर पर थपकी दी कि मैं ठीक रहूंगा। मुझे भी खेद है कि सभी को बचाने के लिए 2 लोगों की पहचान उजागर हो गई। लूना उठी और मुझसे कहा कि अगर मैं सुरक्षित वापस नहीं आई तो वो मुझे 100 बार उनके सिर मलने की सजा देगी। मैंने जांच शुरू कर दी। मुझे इस कमरे पर अनजाने में शक हो गया, इसलिए मैं अंदर चला गया। आश्चर्य की बात है कि कमरे में एक मजबूत स्टील का पिंजरा था और अंदर बंद व्यक्ति 3 पूंछ वाले लोमड़ी जैसा दिखता था। मुझे कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि वे सबसे शक्तिशाली कुलों में से एक है, ईश्वर का कुल। मैंने तुरंत ताला तोड़ दिया और उसे ठीक करने के लिए अंदर घुस गया, जिससे वो बहुत डर गई। नीना नाम की छोटी लड़कियां सुनकर कि मैं उसका सहयोगी हूं दुखी हो गई और मुझे गले लगा लिया। नीना शेंजू ईश्वर वंश की थी, जो सबसे शक्तिशाली वंशों में से एक है। लड़की एक गांव में बहुत खुशी से रहती थी। दिन ब दिन वह गहरी नींद में सो जाती, उन प्यारे ग्रामीणों से मिलती जो उसे प्यार करते थे। एक दिन एगा के आगमन से नीना का जीवन बदल गया। उसने उसे अपना कैदी बनने के लिए मजबूर किया, अन्यथा यहाँ के दयालु ग्रामीण दंडित होंगे। नीना शर्मीली थी और केवल उसके आदेशों का पालन करती थी और एक जादुई दास्ता का हार पहनती थी। इसके बाद उसने अपनी विकृत इच्छाओं को पूरा करने के लिए उस छोटी लड़की, मैं नीना को बचाना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि यह हार बहुत शक्तिशाली जादू से अभिमंत्रित है। मैंने उसे आश्वस्त किया कि वो मुझ पर भरोसा कर सकती है, इसलिए वो मुझे बचाने के लिए चुपचाप इंतजार करती रही। मैं अपनी शक्ति से प्रभुत्व चुराने वाले जादू को फिर से आजमाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि हार बहुत शक्तिशाली है, जिससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे इस तरह दुखी देखकर नीना ने खुद को और भी अधिक दोषी ठहराया। अचानक मुझे याद आया कि मेरे पास न केवल अपनी ताकत थी, बल्कि कनाडे तानिया और सोरा और लूना दोनों बहनों की अपार शक्ति भी थी। इस प्रकार मैंने सबकी शक्ति को इकट्ठा किया और जादू किया नीना के लिए उस हार को सफलतापूर्वक तोड़ दिया। शहर के बाहर वे सैनिकों से कड़ा संघर्ष कर रहे थे, यह देखकर कि वे कनाडे के समूह को नहीं हरा सकते। वे शिकार के तौर पर तहखाने से बंधक बना लाए। किसे पता था कि दूसरी तरफ सोरा और लूना नाम की 2 बहनों ने बाकी बचे लोगों को संभाला और सभी बंधकों को सुरक्षित पहुंचाया। बाहर उन्हें सौंप दो और स्टेला को जागीरदार और उसके बेटे को पकड़ने के लिए हवेली में घुस जाना चाहिए। हवेली के अंदर जागीरदार स्थिति को अस्थिर देखकर अपने बेटे को बताने दौड़ा। एगा ने अपने पिता से पहले भागने को कहा, बल्कि वो भ्रष्टाचार के सबूतों को नष्ट करने के लिए वहीं रहेगा। जैसे ही वे विला में घुसे, मैंने नीना को अभी अभी बचाया था। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि कबीले का एक और सदस्य सबसे शक्तिशाली कबीले से था, इसलिए उन्होंने मुझे फिर से लड़कियों से जुड़े रहने के लिए डांटा। मैं उलझन में था कि क्या जवाब दूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं हमेशा लड़कियों को आकर्षित करता हूं। एगा ने भी दुर्लभ महसूस किया, क्योंकि देवताओं को हमेशा मनुष्यों द्वारा पूजा जाता था। उन्हें मनुष्यों के सामने ज्यादा प्रकट नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो यहाँ है। कनाडे को नीना के मुलायम फर बहुत पसंद आ रहे थे। वह थोड़ी शर्मीली होने के बावजूद आज्ञाकारी ढंग से सुन रही थी। स्टेला भी अभी अभी आई थी और मेरी बहुत शुक्रगुजार थी। मेरी वजह से वह अपनी योजना को अंजाम दे सकी। इस समय वह लॉर्ड, जो सब कुछ समेट कर भाग रहा था, भव्य हॉल में इंतजार कर रहे सभी लोगों से मिला। मैंने अपने हथियार का इस्तेमाल करके एक ऐसे सूत को काट दिया जिसने सरदारों को जकड़ रखा था।
अचानक एगा दौड़ता हुआ बाहर आया और अपनी अंगूठी से मौत का जादू निकाला, जिससे मैं अपनी लापरवाही के कारण एक जानलेवा घाव खा बैठा। एरियस छत पर अपनी योजना की सफलता से संतुष्ट था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ, जिससे वे बहुत चिंतित हो गए। ये एक अत्यंत शक्तिशाली जादू था, मृत्यु के देवता की दरांती जो अचानक मौत का कारण बनती है, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। कनाडे के समूह ने मेरी और अधिक प्रशंसा की क्योंकि मैं हर तरह के जादू का सामना कर सकता था। लेकिन लूना कुछ सोच रही थी और उसने मुझे अपने ऊपर जहरीला धुआं छोड़ने के लिए बुलाया। ये देखकर सोरा ने अपनी बहन को इतनी जल्दबाजी के लिए गला घोंट दिया, क्योंकि इस दुनिया में कोई जादुई जानवर अपने मालिक पर जहरीला जादू कैसे कर सकता है। वास्तव में लूना हमेशा हैरान रहती थी जब मैंने बहनों के साथ अनुबंध किया था। सिर्फ एक ही कौशल मिलना क्या ये बहुत अनुचित नहीं है? इसलिए थोड़ी देर पहले उसने अनुमान लगाया कि ये उनके साथ अनुबंध के माध्यम से असामान्य स्थिति को निष्क्रिय करने का कौशल था। यही कारण है कि पहले जहर का कोई असर नहीं हुआ। अंत में उसने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली और मेरी नई क्षमता के बारे में भी जान लिया। सोरा बेहद गुस्से में थी जब लूना ने उसे बताए बिना मुझ पर प्रयोग करने की हिम्मत की। दोनों बहनों के शोर से नन्ही नीना डर गई और कांपने लगी। एगा बहुत निराश है और विश्वास नहीं कर पा रहा है कि वो असफल हो गया। वास्तव में जैसा कि एरियस ने कहा था, मैं उससे सब कुछ छीन लूंगा, जिससे उसकी नफरत उस अंगूठी की शक्ति को और बढ़ा देगी। जादू एगा के पूरे शरीर में फैलने लगा और उसमें से बहुत अप्रिय गंध आ रही थी। उस बैंगनी रंग ने एगा को निगल लिया और एक बार फिर राक्षस जाति को पुनर्जीवित कर दिया। वही चीज थी जिसने मेरे बचपन को बर्बाद कर दिया। पुनर्जीवित हुआ दानव काफी दिलचस्प लग रहा था, लेकिन यहाँ बहुत कम लोग होने के कारण वह लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए शहर की ओर उड़ गया। मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मुझे डर था कि शहर के लोगों को नुकसान होगा, लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे असली साथी मेरा इंतजार कर रहे थे। एक दूसरे की बात समझकर मैंने योजना बनाना शुरू कर दिया। मैंने स्टेला से लोगों और नीना की देखभाल करने को कहा, लेकिन अभी नीना ने मेरी आस्तीन पकड़ ली और इशारा किया कि वो भी मदद करना चाहती है। मुझे पता था कि नीना को लड़ाई नापसंद है, इसलिए मैंने उसे दिलासा दिया या कहते हुए कि उसे बस शांति से उनका इंतजार करना होगा। मेरी टीम राक्षस के व्यवहार को रोकने के लिए कस्बे की ओर दौड़ी। मैंने कहा कि मैं उसे हरा दूंगा। शैतान जोर से हंसा और मुझसे बहुत दिलचस्पी ली। जब उसने अपनी कमजोरी दिखाई तो कनाडे और तानिया ने सीधे उस पर हमला किया। मैंने उस छोटी गिलहरी को जादू स्थापित करने के लिए विचलित करने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल किया ताकि वो उसे खूबसूरती से निपटा सके, लेकिन हकीकत में उनके हमले बेकार लग रहे थे, क्योंकि 5 के मुकाबले 1 को देखकर, जिसमें मेरे पास 4 सबसे शक्तिशाली जनजातियां थी, राक्षस ने उनका स्वागत करने के लिए और भाइयों को बुलाने की अनुमति मांगी। उसने कई राक्षसों को बुलाया जिन्हें वो अपने प्यारे सेवक मानता था, लेकिन कनाडे के समूह के लिए वे केवल तुच्छ जीव थे। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दानव इन राक्षसों को असीम रूप से बुला सकता है। कनाडे ने गुस्से से आगे बढ़कर लड़ना जारी रखा, लेकिन राक्षस के हमले से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। तानिया गुस्से में उससे लड़ने के लिए ड्रैगन की सांस छोड़ दी। इस बीच सोरा और लूना कनाडे का इलाज करेंगे, लेकिन तानिया की ड्रैगन की सांस राक्षसी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकी, इसलिए वो वहीं बेहोश हो गई। वो शहर के सभी घरों को नष्ट करने वाले चालें चलाने लगा। मेरी टीम ने उस पर फिर से हमला करने के लिए लगातार जादू किया। मैंने कनाडे और तानिया पर कई लक्ष्यों को बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों उन्मादी रूप से उस पर हमला करने लगे, लेकिन उनके मुक्के उस पर कोई असर नहीं कर रहे थे। इससे भी बदतर राक्षस ने मेरे समूह को घेरने के लिए और राक्षस बुलाए। राक्षस ने अपने आदमियों को पीछे छोड़ दिया और आसमान में उड़ गया, क्षितिज को नष्ट करने का इरादा रखता था। तानिया ने उसे एक पल के लिए रोकने के लिए तुरंत ड्रैगन की आग का सांस लिया। इस समय मेरे मन में एक विचार कौंधा जिसे मैं आजमाना चाहता था, लेकिन ऐसा करने पर शहर के लोग खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए सोरा के समूह ने मुझे स्थानांतरित करने की जादूगरी का उपयोग करके लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में ले जाकर मेरी सहायता करने का स्वेच्छा से प्रस्ताव दिया। उस दौरान मेरा समूह उस दानव का सफाया कर देगा। उन्होंने मुझसे उनकी पहचान उजागर होने की चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि हवेली में बचाए गए सभी लोग उनकी पहचान जानते हैं। योजना बनाने के बाद प्रत्येक दल अपने अपने काम में लग जाएगा। इस बीच एरियस का नायक दल अभी भी इस पर विचार विमर्श कर रहा है कि लड़ाई में शामिल होना चाहिए या नहीं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि एक राक्षस है और राक्षस दानव राजा की अग्रिम टुकड़ी होते हैं। एरियस ने इस सहायता को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसने कहा था कि उनका दुश्मन शैतान का राजा है, इसलिए उन्हें वैसे ही छोड़ दो। मीना और आगात इस बारे में शिकायत करना चाहते थे, लेकिन एरियस के साथ झिझक रहे थे। साथ ही स्टेला की सेना भी नागरिकों की रक्षा के लिए युद्ध में शामिल हो गई। स्टेला ने उन्हें हार मानने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उनका कर्तव्य नागरिकों और शहर दोनों की रक्षा करना था। सोरा और लूना अचानक हाफते हुए दौड़े और नागरिकों को निकालने के संबंध में एक अनुरोध किया। स्टेला सब सुनने के बाद तुरंत मदद करने के लिए सहमत हो गई। स्टेला और उसके सैनिक योजना सुनकर चले गए और मीना को सोरा के समूह की सुरक्षा के लिए छोड़ दिया। कनाडे और तानिया उन राक्षसों से लोगों को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनका काम सोरा समूह के शिफ्टिंग जादू तक पहुंचने के लिए लोगों का रास्ता साफ करना है।
मानव मनुष्यों से घृणा करने वाले एल्व्स की उपस्थिति को देखकर उन पर विश्वास नहीं कर सकते। उन्हें डर था कि अगर वे उस जादू में कूद गए तो ये बहुत खतरनाक होगा, और इस समय सोरा और लूना बहुत दुखी दिख रहे थे। पहले हॉट डॉग बेचने वाले मालिक ने उन्हें पहचान लिया और पूछने आया। चाचा खुशी से मुस्कुराए और स्वेच्छा से पहले जादुई घेरे में प्रवेश किया। फिर उस लड़की को जिसे वे शहर में मिले थे, उन्होंने भी उन्हें पहचान लिया और उनसे बात की, और जिन लोगों को उन्होंने बचाया था वे भी बारी बारी से अंदर आ गए। दोनों बहनों ने सफलतापूर्वक उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए जादू का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वे सभी नागरिकों को निकाल पाते, एक सैनिक ने उन्हें सूचित किया कि राक्षस करीब आ रहे हैं। लूना ने अपनी बहन को जादू करने का काम सौंपा, जबकि वो मदद के लिए ऊपर चढ़ने की जिम्मेदारी संभालेगी। अंतहीन राक्षसों की धारा से लड़ते हुए कनाडे और तानिया लगभग थक चुकी थीं। सौभाग्य से तानिया द्वारा एक बार अनुशासित किए गए साहसी लोगों के एक समूह का विशेष रूप से हस्तक्षेप था। न केवल वेबल की क्षितिज साहसिक टीम भी, जिन्होंने इसे मेरी टीम को सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष मिशन माना। वर्तमान में वे शहर पर हमला करने वाले राक्षसों को भगाने वाले शूरवीरों की भूमिका निभा रहे हैं। एरियस की नायक टीम के शामिल न होने के कारण अंताली को लगता है कि यह एक कठिन लड़ाई होगी। शहर के प्रमुख हथियार डीलर गॉन्स ने भी सभी को लड़ने के लिए हथियार देने की पेशकश की। ये सभी वे हथियार थे जिन्हें उन्होंने अपना दिल और आत्मा लगाकर बनाया था। वे सभी इस होराइजन शहर को सुरक्षित रखने और मेरे समूह को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एकजुट होने के लिए दृढ़ थे। नीना अपने बड़े भाई बहनों को एक दूसरे की रक्षा के लिए अपना सब कुछ झोंकते हुए देखकर अपने भीतर एक शक्ति जागृत महसूस कर रही थी। भले ही उसे चोट लगने या दूसरों को चोट पहुंचाने से डर लग रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि सभी लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं तो उसके मन में एक नया विचार आया। हालांकि मैं करीब आ गया था, लेकिन मुझे लगा कि उस राक्षस के ठीक सामने पहुंचने के लिए दूरी अभी भी बहुत ज्यादा थी। उसने तान्या को ड्रैगन में बदलने और उड़ने का सुझाव दिया, लेकिन तान्या ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उस लाइनअप के साथ उसे इसे लागू करने में परेशानी होगी। यहाँ तक कि अगर वो पहुंच भी जाती तो वो सिर्फ एक लक्ष्य बन जाती और उसे छू भी नहीं पाती। सोरा की टीम के वशीकरण जादू भी ऐसा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, लेकिन वो जानती थी कि कोई है जो सबसे सटीक वशीकरण कर सकता है। वो सबसे शक्तिशाली जाति ईश्वर जाति है। साथ ही नीना दौड़कर मेरे पास आई और मुझे गले लगा लिया। उसे देखकर कनाडे और तानिया को याद आया। उन्होंने सुना था कि देव जाति में एक विशेष क्षमता होती है जो अन्य सबसे शक्तिशाली जातियों में नहीं होती है, वह है तत्काल स्थानांतरण के लिए स्थान को नियंत्रित करना। मैंने ये भी पूछा कि क्या वो मदद कर सकती है। हालांकि नीना काफी शर्मीली थी, फिर भी उसने मुझे अपनी ताकत उधार देने के लिए सहमति व्यक्त की। कनाडे और तानिया नीचे के राक्षसों को हराने के लिए जिम्मेदार होंगे, जबकि मैं और नीना राक्षस के करीब जाएंगे। मैं चलते फिरते हमलों से बचने के लिए गांस के बख्तरबंद हथियार का उपयोग करूंगा। जब उसने मुझ पर एक विशाल जादुई गोला फेंका तो नीना तुरंत उसके सामने प्रकट होने के लिए टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिससे वो भ्रमित और सतर्क हो जाता है। मैंने अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाया, फिर अचानक उसके सामने आ गया और उसके राक्षसों पर अपना प्रभुत्व थोपने की कोशिश की। दानव को विश्वास नहीं हुआ कि मेरे जैसा इंसान उसका प्रभुत्व चुरा सकता है। जब मेरी पहचान के बारे में पूछा गया तो मैंने बस मुस्कुरा दिया और खुद को एक साधारण बीस्ट मास्टर के रूप में पेश किया। क्रोधित दानव ने मेरे बांधने वाले जादुई घेरे को तोड़ दिया और हमला करने के लिए दौड़ा। अप्रत्याशित रूप से मैंने उसे अपने राक्षसों द्वारा उस पर हमला करने का आदेश दिया, जिससे वो टिक नहीं पाया और धीरे धीरे अंतरिक्ष में गायब हो गया। भले ही ये उसकी अपेक्षाओं से परे था, लेकिन वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा और मरने से पहले मेरा नाम जानना चाहता था, लेकिन मुझे अभी भी उसके प्रस्ताव को ठुकराना पड़ा। अंत में सब कुछ खत्म हो गया और मेरे बगल में नीना भी थककर खालीपन में गिर गई। सौभाग्य से तानिया ने उन्हें सुरक्षित पकड़ लिया। होराइजन शहर की धूप भी फिर से चमक उठी थी। उस घटना के बाद शहर धीरे धीरे पहले की तरह जीवंत हो उठा। स्टेला ने आधिकारिक तौर पर नाइट टीम की कप्तान के रूप में पदभार ग्रहण किया। अगर वो होती तो मुझे यकीन है कि वो शूरवीरों की टीम को शानदार ढंग से बदल सकती थी। उसके अनुसार भ्रष्टाचार की कहानी में शामिल लोगों को दंडित करने के लिए राजधानी लाया गया था। स्टेला ने भी नीना के गांव की कहानी पर विचार किया। कहा जाता है कि नीना के अपहरण के कारण गांव वालों ने गांव छोड़ दिया था, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक वे जीवित हैं उनका पुनर्मिलन का क्षण जल्द ही आएगा। कनाडा ने शहर को फिर से बनाने में बहुत सक्रियता दिखाई, जैसे कि वो पूरी तरह से होराइजन की नागरिक बन गई हो। और तानिया ने अभी भी ये सच्चाई छुपाई हुई है कि वो ड्रैगन जाति की सदस्य है, लेकिन ऐसा लगता है कि हर कोई कब से उसकी पहचान जानता है। सोरा और लूना भी इस शहर के जीवन में काफी घुल मिल गई थीं और कभी कभी स्नैक के लिए अंकल की हॉट डॉग की दुकान पर जाती थीं। भले ही मैंने एक नायक के रूप में सभी को बचाया हो, मैं खुद को नायक कहने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मैं बस एक सामान्य पशु प्रशिक्षक हूं जिसे कहीं भी पाया जा सकता है। कनाडे का समूह मेरे विनम्र शब्दों के सामने हमेशा शक्तिहीन हो जाता है। मेरी टीम का मुकाबला करने में मदद करने के बाद नीना भी अन्य बहनों की तरह मेरी ताकत बनना चाहती है। मैं नीना को समझता हूँ, इसलिए मैंने उसका स्वागत भी किया। बस मैंने पहले ही सभी के साथ अनुबंध कर लिया है। अब नीना के साथ अनुबंध करने में मुझे बहुत यकीन नहीं है, लेकिन जब मैंने लोगों की आंखों में देखा तो मैंने जोखिम उठाने का फैसला किया। कुछ मिनटों बाद मैं नीना के साथ अनुबंध करने में सफल रहा।
जैसे ही मैंने ये पूरा किया, कनाडे और तानिया दौड़कर आईं और उन छोटे जानवर लड़की को गले लगाया और प्यार किया। सोरा और लूना भी बहुत खुश थे क्योंकि वे हमेशा से ऐसी प्यारी छोटी बहन चाहते थे। पुनर्मिलन के बाद मेरा समूह उत्सव में गया और स्टेला से मिला। वे आश्चर्य करते हैं कि आज साहसी संघ में नाइट स्क्वाड के कप्तान क्यों थे। स्टेला ने कहा कि आज से साहसी और नाइट स्क्वाड ने एक साथ सहयोग करने का फैसला किया है, इसलिए वे अब एक साथ सुरक्षा बनाए रखने के लिए आपस में चर्चा कर रहे हैं। सभी बहुत खुश हैं क्योंकि वे एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्टेला सभी की शुक्रगुजार है क्योंकि मेरी टीम की बदौलत वो नाइट्स टीम को उसके मूल स्वरूप में वापस लाने की अपनी इच्छा को पूरा करने में सक्षम हुई है। और इस समय अंताली ने भी इशारा किया कि उनके पास उनके लिए कुछ है। इस मौके का फायदा उठाते हुए अंताली ने घोषणा की कि परिषद ने मुझे सी रैंक एडवेंचरर के पद पर पदोन्नत करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि ये महिला मुझे थोड़ा ज्यादा बढ़ावा दे रही है क्योंकि मैं हाल ही में ई रैंक पर चढ़ा हूँ। लेकिन नताली के पास बिना किसी समस्या के मुझे 2 रैंक बढ़ाकर सी रैंक पर ले जाने के वैध कारण हैं। वो मुझे ए रैंक में अपग्रेड करने के बारे में भी सोच रही थी, जिससे मैं और भी योग्य हो जाऊंगा और एक पहाड़ की तरह इनाम भी मिलेगा। अपने बटुए में गर्मी महसूस करते हुए मैंने सभी को अच्छा खाना खिलाने का फैसला किया। वैसे नताली ने नीना को एक नए चेहरे के रूप में देखा। मैंने तुरंत नीना को अपनी नई टीममेट के रूप में पेश किया। नताली खुद को रोक नहीं पाई और उसे गले लगा लिया, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो बच्ची शेनजू डिवाइन रेस की है और चौंक गई। उसने फुसफुसाकर मुझसे पूछा कि क्या नीना नाराज होगी क्योंकि उसने अनजाने में उसके साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार किया था। जब नीना का जवाब मिला कि वो नाराज नहीं होगी तो नताली ने उसे एक बार फिर गले लगा लिया और उसके बाद बहनों ने भी नीना को गले लगाना चाहा। इसके बाद मैंने टीम के बारे में चर्चा करना शुरू किया क्योंकि समूह में अब बहुत सारे सदस्य थे, जिससे उनका वर्तमान किराए का कमरा बहुत तंग हो गया था। ये सुनकर अंताली ने सुझाव दिया कि मैं एक घर खरीद सकता हूं और सुझाव दिया कि एसोसिएशन भी घरों की सिफारिश करती है और यहां तक कि वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, खासकर उन कुशल साहसी लोगों के लिए जो शहर में रहना चाहते हैं। उसकी मोहक आंखों ने मुझे ये महसूस कराया कि वो हमें शहर छोड़ने नहीं देना चाहती। मैंने सभी से उनकी राय पूछी और ऐसा लग रहा था कि वे सभी इस शहर में रहने के लिए सहमत हैं। मैंने भी काफी बचत की है और अब मेरे पास यूनियन से सब्सिडी भी है, इसलिए मैंने घर खरीदने का अनुबंध करने का फैसला किया। शहर में कई घरों को देखने के बाद बहनें कोई भी ऐसा घर नहीं ढूंढ पाईं जो उन्हें पसंद आए। नताली ने अंतिम आरामदायक और हवादार घर का परिचय कराया और वे उसे तुरंत पसंद आ गया। ये घर लकड़ी से बना था और इसमें कनाडे और सोरा की इच्छाओं के अनुरूप एक विशाल बगीचा था। इसके अलावा तान्या की इच्छा के अनुसार बड़े बिस्तर लगाने के लिए 10 से अधिक कमरे हैं और लूना और नीना जिस रसोई और स्नानघर की तलाश कर रही थी वे भी पूरी तरह से सुसज्जित हैं। इसके अलावा इंटीरियर मेरे बजट में था। तान्या ने खड़े होकर उससे पूछा कि उसने पहले ऐसा अच्छा घर क्यों नहीं सुझाया। लूना को उसमें साजिश की बू आई। नताली सच सुने पर चौंक कर पीछे हट गई। सबकी नजरें उस पर टिकी थीं, इसलिए उसे ये सच कहना पड़ा कि वहां सफेद कपड़े पहने एक महिला आई थी। कनाडे इस उपस्थिति को सुनकर डर गई और मेरी पीठ के पीछे छिप गई। तानिया उससे बहुत निराश थी क्योंकि उसे सबसे शक्तिशाली कबीले से होने के बावजूद भूत से डरने वाली कहा गया था। इस बार उसे छोटी गिलहरी से सांत्वना भी लेनी पड़ी। इस समय हर कोई नाटली की कहानी सुनने के लिए घबराहट में अपना गला गीला कर रहा था। ये दोपहर की झपकी के बाद पलटे हुए तकिए की कहानी है। गर्म स्नान के पानी को ठंडे पानी से बदल दिया गया था। खाने के दौरान चीनी और नमक की अदला बदली कर दी गई थी। जूतों के अंदर सड़ा हुआ अंडा भी रख दिया गया था। इसके अलावा सूख रहे कपड़ों पर रात का बचा हुआ करी भी लगा दिया गया था। ये सुनकर कनाडा इतना डर गई कि उसकी पूंछ भी मुड़ गई। हालांकि वे इस जगह पर थोड़ा अनिच्छा से रुक रहे थे, लेकिन अगर वे इस घर को चूक जाते तो उन्हें पछतावा होता। इसलिए मैंने एक प्रस्ताव रखा। हम सबसे पहले इस घर की जांच करेंगे और फिर सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मेरी टीम ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। घर बिल्कुल अंधेरा था। नीना ने अभी अभी छींका और कनाडे ने तानिया की पूंछ कसकर पकड़ ली और उसे खींच लिया। ये किसी प्रेतवादित घर जैसा नहीं था क्योंकि ये साफ सुथरा था, जैसे कि इसे नियमित रूप से साफ किया गया हो। अचानक मेज, कुर्सियां और आसपास की वस्तुएं हिलने लगीं और अपने आप चलने लगीं और हमें भगाने के लिए एक आवाज भी आई। कनाडे, जो वैसे भी भूतों से डरती थी, बराहट में इधर उधर भागने लगी। उनके सामने अचानक एक नौकरानी की पोशाक पहने एक महिला प्रकट हुई जो उन्हें भगा रही थी। सोरा के समूह ने इस छोटी सी भूत को नष्ट करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन वो महिला छत से उल्टी लटकती हुई फिर भी प्रकट हुई। बहनें इस बात पर चर्चा कर रही हैं कि किस तरह का जादू किया जाए, क्योंकि यदि वे बहुत अधिक शक्ति का उपयोग करती हैं तो वे भूत और इस घर दोनों को उड़ा देंगी। ये सुनकर भूत भयभीत लगता है, लेकिन फिर भी उन्हें बाहर निकालने के लिए सब कुछ गड़बड़ कर देता है। तनिया को एहसास हुआ कि भूत हमला करना नहीं जानता था। उन्होंने भूत की कमजोरी का संकेत दिया, जिससे वो बहुत परेशान हो गई। लेकिन ये महसूस करते हुए कि एक पात्र उससे काफी डरा हुआ लग रहा था, भूत ने कनाडे को डराने के लिए फर्श से अपना सिर बाहर निकाला, जिससे वो चारों ओर भागने लगी। भूत ने कनाडे के डर को अनजाने में उत्तेजित कर दिया। उसने झपट्टा मारा, भूत के कपड़े फाड़ दिए, जिससे वो बहुत भ्रमित हो गया। तानिया ने उस कमजोरी को भी पहचान लिया जो भौतिक शरीर से आत्मा के शरीर को नुकसान पहुंचा सकती थी।
क्योंकि कैनेडे का डर अपने चरम पर था, तो अब डरने वाला वो भूत हैकनेडे पागल हो गया और अपनी स्कर्ट को चबाने और चीजों को तोड़ने लगा। इसके अलावा वह अचानक प्रकट हुई और भूत को डराया। इस मौके का फायदा उठाकर सोरा और लूना ने भूत को भागने से रोकने के लिए एक सीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया। कैनेडे ने खुद को झपटने के लिए फुलाया आगे की ओर झपटने को तैयार, लेकिन तानिया ने उसे एक पागल बिल्ली की तरह बीच हवा में पकड़ लिया। अब मैं उस भूत से बातचीत करने लगा। वो भूत ने मुझे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। मैंने उस भूत की चाल को सील कर दिया, क्योंकि बचपन में मैंने एक पड़ोसी से भूतों और आत्माओं को वश में करने वाले लोगों के बारे में सुना था, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि मैं आपकी तरह भूत को कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने अपने सामने वाले भूत को सामान्य भूतों की तुलना में अधिक स्पष्ट व्यक्तित्व वाला पाया, मुझे लगा कि वो मेरी बात अधिक आसानी से सुनेगी। भूत प्रतिक्रिया करने वाला था, लेकिन मैंने उसे फर्श पर दबा दिया। वह तड़प रही थी जैसे कोई फंसी हुई मछली। ये जानकर कि वो हार गई थी, उसने मुझे अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने की आज़ादी दी। अप्रत्याशित रूप से मैं उसके साथ हाथ मिलाना चाहता था, जिससे वो मुझ पर अजीब होने के कारण हंस पड़ी। टीना ने अपना परिचय टीना के रूप में दिया, जो एक दूसरे शहर में एक नौकरानी के रूप में काम करती थी, लेकिन 30 साल पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी और वो यहाँ भटक गई थी क्योंकि वो एक प्रेत आत्मा थी। तान्या ने सोचा कि वह भूत क्यों बन गई। फिर टीना ने बताया कि उसका पिछला मालिक एक दुष्ट विकृत महिला प्रेमी और यातना प्रेमी था। वो भी उसका शिकार थी। जब उसे एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और वो एक भूत बन चुकी थी। चूंकि वो मेरे समूह से हार गई थी, उसने जाने के लिए सहमति व्यक्त की। मैंने कैनेडे से पूछा कि वो क्या सोचती है, और उसने कहा कि हालांकि वो डरी हुई थी, लेकिन अगर वो दूसरों के साथ होती तो शायद ठीक रहती। इसलिए मैंने टीना से हमें यहाँ रहने की अनुमति देने की विनती की। टीना काफी हैरान थी, क्योंकि उसने जाने का इरादा किया था, लेकिन मेरे लिए यह उसकी उपस्थिति थी जिसने हमें ये घर सस्ते में खरीदने दिया। इसलिए मैंने सुझाव दिया कि वो हमारे साथ रहे। कनाडे ने केवल टीना से दीवारों से न उड़ने और उन्हें डराने से मना किया। सोरा और लूना के समूह ने यह देखकर कि वो एक नौकरानी हुआ करती थी, सोचा कि वो बहुत अच्छा खाना पका सकती है, इसलिए वे चाहते थे कि वो उन्हें खाना बनाना भी सिखाए। मैंने टीना का गर्मजोशी से स्वागत किया, इसलिए वो भी रुकने को तैयार हो गई। बाद में मैंने सफलतापूर्वक घर खरीदने का अनुबंध किया। नताली को मुझ पर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं एक भूत से भी दोस्ती कर सकता था, जो मेरी योग्यता को दर्शाता है। बाजार में फलों की दुकान वाला अंकल ARIUS के नायकों के समूह से मिला। उसने अंकल को उनके लिए एक सप्ताह के लिए भोजन चुनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन पैसे नहीं लाया और मुफ्त में खाने के लिए अपनी नायक पहचान का इस्तेमाल किया। मालिक ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि उनके पास उन्हें देने के लिए पर्याप्त सामान नहीं था। जब वे एक नायक दल के रूप में अपनी पहचान बताते रहे तो मालिक स्पष्ट रूप से परेशान हो गया और उन्हें डांटा कि उन्होंने होराइजन की कोई मदद नहीं की है और फिर भी खुद को महान दिखाते हैं। इसके साथ ही शेष व्यापारियों ने भी उन्हें भोजन उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। आसपास के लोग भी उनका मजाक उड़ाने और आलोचना करने लगे, जिससे अरियस क्रोधित होकर चला गया। एरियस के भीतर मेरे बारे में उनकी बातें सुनकर नफरत बढ़ती ही जा रही थी। इस तरफ मैं अभी अभी कनाडे के साथ बाजार से लौटी थी। अचानक कनाडे मेरे सामने दौड़ी और मेरा स्वागत करते हुए बोली, जिससे मैं चौंक गई। उस रात हमने एक साथ गृह प्रवेश की पार्टी की। ये सभी व्यंजन टीना ने लूना को बनाना सिखाए थे। लूना को पूरा भरोसा था कि आज से खाना पकाने की जिम्मेदारी उसकी होगी कि उसकी बहन की। इतना सारा खाना था कि नन्ही नीना को समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे, और कनाडे और तानिया बेकाबू होकर अपने पसंदीदा मांस को खाने के लिए टूट पड़ी। इस समय छोटी नीना को बहुत सारा प्यार और स्नेह मिला। उसने बाद में मुझे अकेला न छोड़ने के लिए अपना आभार व्यक्त किया। नीना के शब्दों ने एक बार फिर मुझे अतीत की याद दिला दी। जिस दिन मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे दिल में एक बड़ा खालीपन था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथी हैं। टीना उन्हें देखकर उनसे बहुत प्रभावित हुई। भले ही एरियस के समूह के साथ मेरा रोमांच मेरे दिल के खालीपन को भर नहीं सकता था, लेकिन जब मैंने स्वतंत्र जीवन जीने और लोगों से मिलने के लिए एक साहसी बनना चुना, तभी मुझे पहले से कहीं ज्यादा गर्मी महसूस हुई। एक भावनात्मक क्षण में मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उन्हें पहुंचते हुए कहा कि ये केवल भूख के कारण है। उसके बाद हम सब ने मिलकर नए घर के गृह प्रवेश का जश्न मनाना शुरू किया। नायक दल से निकाले गए पशु प्रशिक्षक की कहानी और सबसे शक्तिशाली कबीले की बिल्ली कान वाली लड़कियों के समूह से उसकी मुलाकात यहीं समाप्त होती है।